हेलो टेंथीज़ कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ आज हिस्ट्री सिविक्स का सेशन क्योंकि अगला पेपर है आपका हिस्ट्री सिविक्स का। इसलिए आज हम करने वाले हैं स्पेसिमेन पेपर सॉल्व आईसीएसई 10th 2025 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोग चैनल पर नए होंगे, अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि 30 मिनट्स आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाया करे 30 मिनट्स पहले और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और क्योंकि आप नए हो तो मैं आपको बताना आपके लिए मैंडेटरी है। इस सेशन की पीडीएफ और बाकी सारे सेशंस की पीडीएफ आपको मिलती है हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। आप जिस पे भी प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हुए हो, हमें फ़ॉलो कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, आपका ज़्यादा समय लेंगे। वैसे तो हम इस चैनल पर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशली मैं हिस्ट्री का सेशन भी लाया हूँ बिकॉज़ हिस्ट्री मेरे को काफ़ी पसंद है और मैं हिस्ट्री आपको इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाए। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये है क्यूआर कोड टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों के, आप इन्हें स्कैन कर सकते हैं और दोनों चैनल से हमारे साथ जुड़ सकते हैं या फिर जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पर आप कंफर्टेबल हो वहाँ जुड़ सकते हैं, सारी पीडीएफ्स लेने के लिए और सारी इन्फॉर्मेशन यहीं करनी होती है। और हाँ, 19 को जब पेपर दे के आओगे कंप्यूटर का, उसके बाद 21st को तो केमिस्ट्री है, 1 दिन की छुट्टी है बस और हमारा चैनल है केमिस्ट्री से डेडिकेटेड। तो 19 को स्पेसिमेन पेपर सॉल्व होने वाला है केमिस्ट्री का, याद रखना है इस वाली बात को, ठीक है? पूरा केमिस्ट्री का स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करेंगे। और पूरा चैनल डेडिकेटेड है केमिस्ट्री के लिए। एक मैराथन ली हुई है मैंने केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ की, तो वो भी देख लेना, ठीक है? और पिछली लास्ट ईयर मैंने सिर्फ 2 सेशन लिए थे और 2 सेशन में हमारा 80% पेपर फँस गया था। तो ये सोचो अगर मैंने 1 हफ्ते लगातार सेशन ले लिया फिर तो ऐसा लगेगा आपको कि पेपर मैंने ही बनाए हैं। जो भी नया हुआ है चैनल के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है? बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं आप उन्हें भी जॉइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एससीजी पेपर 1 दैट इज़ हिस्ट्री 80 मार्क्स का पेपर होता है, 2 आवर्स का टाइम मिलता है, 15 मार्क्स का रीडिंग टाइम मिलता है, उसके लिए हमें बहुत वाइज़ली उस टाइम को यूटिलाइज़ करना है, ये देखने में कि हमारे को कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। ये टाइम वो होता है जब हमारे को चूज़ करना होता है कौन से क्वेश्चंस हम करेंगे और साथ ही साथ हमारे को एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, अपनी पेंसिल से लिखना होता है अपने पेपर में, ठीक है? ये वाला टाइम वो वाला होता है। सारे क्वेश्चन्स आपको पार्ट 1 में से करने होते हैं और 5 क्वेश्चन्स होते हैं पार्ट 2 के जिसमें कि 2 करने होते हैं आपको सेक्शन ए में और 3 करने होते हैं सेक्शन बी में। ये आपका पैटर्न होता है, पैटर्न काफ़ी टाइम हो गया अब तो पैटर्न को चेंज हुए, पहले पैटर्न आता था जिसमें एमसीक्यूज़ क्वेश्चन नहीं सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन्स आते थे। 10 क्वेश्चन्स सिविक्स के और 20 क्वेश्चन्स हिस्ट्री के होते थे तब, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर आते थे, बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं आता था पहले का। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है? चलिए, तो करते हैं पेपर को सॉल्व। पहला पार्ट, पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 16 मार्क्स के 16 पार्ट हैं, इसमें से आपको आंसर देना है, ठीक है? इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन राइट द करेक्ट आंसर्स ओनली। चलो, इससे मैं आपको जो है ना सिविक्स को करना भी सिखाऊँगा। जिन लोगों को भी हिस्ट्री में बोरियत लगती है ना, उनको मैं जो है पूरा आज के डे टू डे करंट अफेयर्स से भी रिलेट करके बताऊँगा ताकि आपको रिलेटेबल लगने लगे, ओके? चलो, पहला क्वेश्चन On March on May 19, 2023, President of India exercised legislative power under Article 123 of the Constitution during the period Parliament was in recess to promulgate the Government of National Capital Territory of Delhi Ordinance 2023। द हिंदू का एक ये एक्सट्रैक्ट है 26 मई 2023 का जिसमें वो कह रहे हैं कि जो है प्रेसिडेंट ने अपनी लेजिस्लेटिव पावर यूज़ करी आर्टिकल 123 से। मैं आपको बता दूँ आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है ऑर्डिनेंस की। ऑर्डिनेंस क्या होते हैं? हिंदी में ऑर्डिनेंस को कहते हैं अध्यादेश। तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है ऑर्डिनेंस की जब भी वहाँ का पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, जब भी वहाँ की अगर स्टेट की बात हो रही है या यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है तो वहाँ होती है विधानसभा, है ना? और आपकी सेंटर पे होती है लोकसभा। तो जब भी आपका पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो प्रोमulgेट कर पाए ऑर्डिनेंसेस यानी अध्यादेश की शक्ति होती है उनके पास, वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्लियामेंट 6 वीक के अंदर अगर पार्लियामेंट आ जाता है, तो पार्लियामेंट जो है उसे अगर पार्लियामेंट को चाहे तो उसे क्वॉश भी कर सकता है। ओके? हाँ जी, तो इससे रिलेटेड हमें बात करनी है। जीएनसीटी बिल आया था दिल्ली के अंदर क्योंकि एलजी वहाँ के जो हैं एलजी सक्सेना
और जो वहाँ के देन चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा वर्बल स्पैट चल रहा था, जिसकी वजह से ये जो है ये ऑर्डिनेंस लाया हुआ था अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। उसी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ऑर्डिनेंस के बारे में कौन-सी इन्फॉर्मेशन हमारे को पैसेज में से देखने को मिलती है। तो मुझे तो ये पता चल रहा है कि जब हमारा पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, जब वहाँ की विधानसभा सेशन में नहीं होती है, तब हमारे को अध्यादेश की शक्ति मिलती है प्रेसिडेंट की तरफ से। ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड विदिन 6 वीक्स। ये हमारे को पैसेज में कहीं भी मेंशन नहीं है, तो ये तो क्रॉस हो गया। ओनली द कैबिनेट कैन प्रिपेयर एन ऑर्डिनेंस और ये भी मेरे को कहीं भी नहीं दिख रहा है इस पैसेज के अंदर। याद रखना इसने पैसेज के अकॉर्डिंग पूछी है, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग नहीं। इट इज़ इश्यूड व्हेन द पार्लियामेंट इज़ नॉट फंक्शनिंग। हाँ, ये बात बिल्कुल ही सही है। इट इज़ इश्यूड व्हेन द पार्लियामेंट इज़ नॉट फंक्शनिंग। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ लिखा हुआ है द ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन पार्लियामेंट वाज़ इन रिसेस, लिखा हुआ है। ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश की शक्ति तभी आती है राष्ट्रपति के पास जब पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं हो। ओके, एंड इफ द पार्लियामेंट डजंट अप्रूव इट विद इन 6 वीक्स इट बिकम्स इनऑपरेटिव। ये बात तो सही है, लेकिन ये यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं करी गई है। तो ये एक एप्लीकेशन था जो आपको डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके दे दिया। मेरी बात आई होप सभी लोगों को क्लियर होगी। अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे रियल लाइफ से, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कभी भी हिस्ट्री से इसके अंदर। लेकिन आप इसे जो है एज़ अ सब्जेक्ट ट्रीट करोगे कि एक सब्जेक्ट है तो बोरियत आनी ही आनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन सिटीज़न्स की कुछ जो है क्वालिफ़िकेशंस होती हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए। हम लोग जो है उसे थ्योरेटिकल फॉर्म में तो पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर उसे एमसीक्यू फॉर्म में दे रखा है कि ये क्वालिफ़िकेशंस हैं इन लोगों की। अब ये बताओ ये लोग एलिजिबल हैं कि नहीं राष्ट्रपति बनने के? तो सबसे पहली क्वालिफ़िकेशन होती है राष्ट्रपति बनने की कि ही और शी शुड बी अ सिटिज़न ऑफ इंडिया। तो इंडियन सिटिज़न होना चाहिए। सेकंड क्वालिफ़िकेशन होती है कि वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए या फिर ये सबसे सेकंड क्वालिफ़िकेशन होती है उसकी ईयर्स की। ही और शी शुड बी 35 इयर्स ऑफ एज। 35 इयर्स ऑफ एज की उसका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। देन क्या होता है ही और शी शुडन्ट होल्ड एनी हाउस ऑफ प्रॉफिट। कुछ भी अ, प्रॉफिट का ऑफिस नहीं होल्ड करना चाहिए। उसके बाद क्या होती है ही और शी शुडन्ट हैव एन अनसाउंड माइंड और या वो बाकी सारी क्वालिफ़िकेशंस होती हैं वो सेकेंडरी है। तो ये सब बेसिक क्वालिफ़िकेशंस होती हैं। अब देखो डब्ल्यू के बारे में बोल रहे हैं कि ये 34 इयर्स के हैं और प्रोफेसर है गवर्नमेंट कॉलेज में। तो देखिए प्रोफेसर है गवर्नमेंट कॉलेज में ये बात तो ठीक है, लेकिन वो 34 इयर्स के हैं। तो ये प्रेसिडेंट बनने के लिए इनेलिजिबल है। क्यों? क्योंकि 35 इयर्स मिनिमम एज चाहिए होती है। एक्स की एज 35 इयर्स है, ठीक है, पर उनके पास इंडियन सिटीज़नशिप नहीं है, उनके पास अमेरिकन सिटीज़नशिप है, तो इसलिए ये भी एलिजिबल नहीं होंगे। वाई 27 इयर्स के हैं, अगेन 35 इयर्स होने चाहिए तो ये एलिजिबल नहीं होंगे। ज़ेड जो है 36 इयर्स के हैं, वो साइंटिस्ट तो 36 इयर्स एज है तो आपका ज़ेड जो है ये एलिजिबल है प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है? ये हो गया आंसर ज़ेड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हू मेड द अमेंडमेंट व्हिच रिजल्टेड इन द बिलो हेडलाइन? कश्मीर इज़ नाउ इंडियाज़ यूनियन टेरिटरी। आपको पता है इस बारे में 5 अगस्त 2020 का दिन था। सॉरी, ये तो आपका वो हो गया राम मंदिर वाला हो गया। 31 अक्टूबर 2019 का दिन था। 2019 में बिल आया था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया हुआ था 2019 में। वहाँ क्या हुआ था, वहाँ पे एक डिक्लेरेशन हुआ था जिसमें आर्टिकल 370 और 35 ए को स्क्रैप किया गया था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया था। काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस थे, काफ़ी सारी इसमें पॉलिटी इन्वॉल्व्ड है लेकिन आपको उसमें जाना नहीं है। यहाँ पर क्लॉज़ था, इसके पास इसकी पूरी हिस्ट्री थी। जो है ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन होती है, राजा जो है वहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, उनके और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में ट्रीटी साइन होती है, कश्मीर इंडिया का पार्ट बनता है एंड एवरीथिंग। वो काफ़ी लंबी स्टोरी है। उसके बाद वहाँ की विधानसभा, वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो डिसॉल्व हो जाती है। देन वहाँ की जो विधानसभा है उसका काम पार्लियामेंट करता है। ये सब आपको डिटेल में नहीं जानना है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे जब विधानसभा नहीं थी, तो वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, प्रेसिडेंट रूल हटाया गया, है ना?
देन उसके बाद गवर्नमेंट थी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, देन उसके बाद सब चीज़ें हुई, तो उसके सारी पास जो है वो पार्लियामेंट के पास चली गई। तो ये कौन करेगा? ये पार्लियामेंट ने करा था। क्यों? क्योंकि इसलिए करा था क्योंकि वहाँ पे उस समय कोई विधानसभा नहीं थी, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, तो जो भी काम करेगा वो ये वाला वो पार्लियामेंट ने करा था क्योंकि वो उस जगह की उस समय पे विधानसभा का काम कर रही थी पार्लियामेंट, ठीक है? नेक्स्ट देखो, रेसिडेंट ऑफ जोधपुर एक्स एंड वाई गॉट मैरिड इन 2014 और आगे क्या दे रखा है एंड आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ वेडलॉक पेटी फैमिली इश्यूज एंड आर्गुमेंट्स रिजल्टेड इन द सेपरेशन फॉर 6 इयर्स। was placed before the bench of लोक अदालत फैमिली कोर्ट जोधपुर where all efforts were made to unite the family again। और ये सब कुछ दे रखा है। हमारे को पता है लोक अदालत जो होती है वो स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करने का और जो है कॉस्ट इफेक्टिव जस्टिस प्रोवाइड करने का काम करती है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आपके ट्रैफिक के चालान हो जाते हैं और अगर आप चालान को टाइमली नहीं भरते हो तो एक ऑप्शन देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में डिक्लेरेशन हो जाता है कि इस दिन जो है वो लोक अदालत लगने वाली है तो जिसके भी चालान वालान है वो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड से और बिना हासिल के जो है आराम से डिस्पोज़ ऑफ हो सकते हैं। इसलिए जो है लोक अदालत का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया था कि स्पीड कि आपका कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होता है, स्पीडी मेथड होता है और अगर बात करें कि फैमिली के इश्यूज़ की बात होती है, तो फैमिली के इश्यूज़ में वहाँ पर आपको वो जो है ज़्यादा पैसों के लिए काम नहीं करती है। वहाँ पे जो है एक तो कोर्स का बर्डन रिड्यूस कर देती है और सेकंड चीज़ है वो जो है लोगों को मिलाने का काम करती है। वो उसे लगता है कि अगर लोग ऐसे ही मान जाएँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें आपस में तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये तो लास्ट ऑप्शन होता है डिवोर्स। तो अगर डिवोर्स पिटीशन के बारे में बात करूँ तो सेव करती है मनी, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है अदालत के बारे में। स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करती है, ये बात भी बिल्कुल सही है लोक अदालत के बारे में। वर्क ऑन द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ ये भी बिल्कुल सही है। रिड्यूस द बर्डन ऑफ हाई कोर्ट ये भी बिल्कुल सही है। सारे सही हैं लेकिन इस केस में वो क्या कर रही है, इस केस में वो कॉम्प्रोमाइज़ का काम करती है। लोगों का ये उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि फैमिली में एडजस्टमेंट करो, अपनी आदतों को बदलो। इस सबसे कि मतलब डिवोर्स तो लास्ट ऑप्शन है। आप जो है उससे पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों को मनाने की कोशिश करती है कपल में, ताकि वो लोग जो है मान जाएँ और इस डिवोर्स की नौबत ना आए। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्ट्रिक्ट जज कौन-सा काम कर रहा है? सेशन जज ये एनालॉजी है। एनालॉजी कह रही है कि सेशन जज तो क्रिमिनल केसेस देखता है, तो डिस्ट्रिक्ट का जज कौन-सा केसेस देखता है? तो डिस्ट्रिक्ट का जज ऑब्वियसली सिविल मैटर्स देखेगा। 2 टाइप के मैटर्स देखे जाते हैं, या तो सिविल या तो क्रिमिनल। तो अगर जो है आपका क्रिमिनल केसेस को सेशंस जज देख रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट जज आपके सिविल केसेस देखेगा। इसमें 2 राहें तो है ही नहीं। आइडेंटिफाई द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा की मेरे को पावर्स के बारे में बताना है। कौन-कौन सी पावर्स होती है राज्यसभा के? राज्यसभा के क्या पास होता है? हमें पता है कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जो कि डिसॉल्व नहीं होता। टर्म जो होता है 6 ईयर्स होता है और 1/3 मेंबर्स जो होते हैं आफ्टर एवरी 2 ईयर्स रिटायर कर जाते हैं। ठीक है? तो जो भी आप कहो तो अगर और राज्यसभा के बारे में और बताऊँ तो राज्यसभा की क्वालिफ़िकेशन लोकसभा से ज़्यादा चाहिए होती है, उसका एज फैक्टर भी ज़्यादा होता है। देन उसके बाद राज्यसभा के अंदर कोई भी बिल जो जाता है वो लोकसभा से अप्रूव होने के बाद राज्यसभा से अप्रूव होना ज़रूरी होता है। तभी राज्यसभा से अप्रूव अगर नहीं होता है तो बिल पास नहीं हो सकता। उसके बाद राज्यसभा के पास क्या होती है, लोकसभा जो होता है वो हाउस ऑफ द पीपल होता है, लेकिन राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है और राज्यसभा जो होती है, वहाँ पे सिर्फ़ एक ही पावर है जो लोकसभा को ज़्यादा मिलती है, राज्यसभा को नहीं मिलती, वो है मनी बिल की पावर। जो मनी बिल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है और लोकसभा का ही उसमें say होता है, राज्यसभा उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। अगर वो राज्यसभा उसमें कुछ एडवाइस दे सकती है, लेकिन उस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती ये राज्यसभा के पास जो है वो एक्सक्लूसिव पावर होती है, ठीक है? अच्छा, राज्यसभा के बाद एक और चीज़ बताऊँ मैं, तो जो भी कोई मेंबर है, जो है प्रेसिडेंट बी इट प्राइम मिनिस्टर और एनीवन, जो भी हमारे चूज़ होके आते हैं, वो ज़रूरी नहीं है लोकसभा से ही आएँ या इलेक्शन ही लड़ें। वो राज्यसभा के मेंबर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लोकसभा से वो जो है इलेक्ट होके, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है। कोई भी हाउस से वो इलेक्ट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा का ही मेंबर होंगे, ओके?
पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा के मेंबर थे, लोकसभा के नहीं थे। ओके? तो एक्सक्लूसिव पावर्स क्या है राज्यसभा के पास? तो राज्यसभा के पास क्या पावर है? क्या इंट्रोड्यूस अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, ये बात बिल्कुल सही है। ऑल इंडिया सर्विस को इंट्रोड्यूस कर सकती है। ऑल इंडिया सर्विस क्या होती है? 312 आर्टिकल में दे रखी है। ऑल इंडिया सर्विस ये क्या होती है? आईपीएस, आईएएस जो सर्विसेज़ होती है, वो होती है ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है? इंडियन पुलिस सिस्टम के फादर माने जाते हैं कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस माने जाते हैं इंडियन पुलिस सिस्टम के फादर। कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने में राज्यसभा का एक्सक्लूसिव पावर होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट का मोशन किसी भी हाउस में ले लाया जा सकता है और प्रेसिडेंट को 14 डेज़ का नोटिस दिया जाता है उसके लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ राज्यसभा के पास इसकी एक्सक्लूसिव पावर्स है। कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड एज़ अ होल, ये बात बिल्कुल सही है। राज्यसभा मैंने आपको अभी बताया कि परमानेंट हाउस है, तो उसे डिसॉल्व नहीं किया जा, ठीक है? राज्यसभा में हर में 1/3 मेंबर रिटायर कर जाते हैं 2 साल के बाद, पर वो कभी डिसॉल्व नहीं होता। आपने सुना होगा लोकसभा डिसॉल्व होती है, पर राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती। आपने सुना होगा 18वीं लोकसभा चल रही है, दिस इज़ 18th लोकसभा गोइंग ऑन। 18th लोकसभा सुन रही है, पर आपने ये नहीं सुना होगा कि अभी जो है 18th राज्यसभा चल रही है। क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व ही नहीं होता वो। उसे कोई मतलब नहीं है इलेक्शन से कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन हो रहे हैं या चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन हो रहे हैं, राज्यसभा को उससे कोई मतलब नहीं, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है। ओके? कैन इंट्रोड्यूस अ मनी बिल? नहीं, मनी बिल सिर्फ़ और सिर्फ़ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, आर्टिकल 110 दिया हुआ है आपका मनी बिल के लिए, ओके? हाँ जी, तो इसका आंसर क्या हो गया? पी और आर इसका आंसर हो गया, इसका आंसर इज़ सी, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रीड द टू स्टेट्समेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हमारे को हिस्ट्री के क्वेश्चंस करने हैं। हिस्ट्री में बोला हुआ है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में असर्शन रीज़न है। पहला वो कह रहा है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज़ रिन्यूड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या उनके द्वारा इसे रिन्यू किया गया था? बिल्कुल ठीक बात है, रिन्यू किया गया था। ये बात है आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम जो है कॉन्फ्रेंस के टाइम की। और वो बोल रहा है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज़ अ फेलियर। ये बात भी बिल्कुल सही है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, जिस वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से रीलॉन्च कर दिया गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब स्टार्ट हुई थी, तब उसके बाद ब्रिटिशर्स ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर ऑर्गनाइज़ करी थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी-इरविन का पैक्ट होता है। जब सेकंड फेल हो जाती है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो गांधी और जो है इरविन का पैक्ट किया जा आता है और उस पैक्ट के बाद जो है गांधी जी जो है अपनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म कर, ठीक है? ये गांधी और इरविन का पैक्ट था, ओके? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? दोनों ही सही है और आर रीज़न बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा आर इज़ द रीज़न फॉर, ये आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि आर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, आर सपोर्ट कर रहा है इसे, ओके? आर सपोर्ट कर रहा है इसे, आंसर हो जाएगा बी। इसमें आपको फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड का टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी-इरविन का पैक्ट, ये सब इससे कवर हो जाता है, आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एक और मूवमेंट थी, मुझे बताना, जिसमें चौरी चौरा इंसिडेंट हो गए थे, जिसकी वजह से गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया था। वो वाली मूवमेंट कौन-सी थी उसके बारे में, ओके? नेक्स्ट देखो, गवर्नमेंट है उसने इंट्रोड्यूस किया है एक लॉ सिमिलर टू इल्बर्ट बिल 1883 में। कौन इम्पैक्ट होने वाला था इससे, इस बिल से? ये पूछा गया है। इल्बर्ट बिल जो था वो क्या था? इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी सब लोगों ने सुनी होगी। इल्बर्ट बिल जो था आया हुआ था, उस बिल के बारे में पूछा हुआ है, कौन था? इल्बर्ट बिल आया हुआ था जिसमें आपको बताया गया था कि कौन से जज जो है ट्रायल करेंगे, इंडियन जजेस के बारे में था और जो है ये सब के बारे में इल्बर्ट बिल आया हुआ था। आप लोगों ने इल्बर्ट बिल के बारे में सुना होगा। इल्बर्ट बिल पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। 1883 में एक बिल आया था, ये वाला इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 में बिल आया था। क्या कहता था ये बिल? कि वो इंडियन जजेस जो हैं वो ब्रिटिशर्स को भी ट्राई कर सकते हैं। इंडियन जज जो हैं वो ब्रिटिश लोगों को भी ट्राई कर सकते हैं। ये वाले में बिल आया था, ओके? तो कौन था इससे इम्पैक्ट होने वाला? वो थे जजेस। नेक्स्ट देखो, जहाँ आनंद रहता है वहाँ पर पानी नहीं आ रहा है 3 दिनों से और उसने डिस्कस किया इस प्रॉब्लम को। पर वो जो था वो अर्ली नेशनलिस्ट का फॉलोअर था। अर्ली नेशनलिस्ट किस पर बिलीव करते थे? अर्ली नेशनलिस्ट 2 तरह के नेशनलिस्ट थे, अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट। अर्ली नेशनलिस्ट को हिंदी में
और एक को कहते थे गरम दल। मतलब अर्ली नेशनलिस्ट जो थे वो बात करते थे पीस में, वो बात करते थे पीस में, टॉक ऑफ पीस। मतलब क्या कहते हैं आराम से बात करी जाए, क्या कहते हैं लेकिन जो गरम दल था, जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे, वो बात करते थे एक्शन में, कि ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। आपका जो काम होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्शन से होगा, ऐसे बैठे-बिठाए काम नहीं होगा, ठीक है? तो उसमें बोल रहा है कि कौन-सा मेथड आनंद का अप्रूव नहीं होता। पीसफुल जो है प्रोसेशन बाय द रेसिडेंट्स, आनंद का ये मेथड तो जो अर्ली नेशनलिस्ट है उन्हें सपोर्ट करता है। फॉलो द मेथड ऑफ बॉयकॉट, ये भी सपोर्ट करता है। राइट अ पिटीशन टू द गवर्नमेंट, ये बात भी सही करता है। राइट एन आर्टिकल टू द न्यूज़पेपर हाइलाइटिंग द प्रॉब्लम, ये आर्टिकल भी सही है। अब इसमें वो बोल रहा है कि कौन-सा जो है इनमें अग्रेसिव है, कौन-सा अग्रेसिव है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अर्ली नेशनलिस्ट बात करते थे कि जो है बातों से काम हो जाएगा। बात कर लो बस, क्या कहते हैं चिट्ठी लिखो उनको, रिक्वेस्ट करो उनसे, ये बात करते थे। ठीक है? जबकि जो हमारे असर्टिव थे, वो ऐसे काम नहीं करते थे। इन दोनों में बहस हुई इसी की वजह से हो जाती है। सूरत स्प्लिट 1907 में सूरत स्प्लिट हो जाती है। घोष जो थे आपके उस समय पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं। सूरत का सेशन होता है जिसमें 1907 में सूरत की स्प्लिट हो जाती है। ओके? हाँ जी। तो इसमें क्या है, फॉलो द मेथड ऑफ बॉयकॉट। वो लोग बॉयकॉट-वॉयकॉट ये सारे काम नहीं करते थे। वो तो बस चिट्ठी लिखने का काम करते थे। इसलिए जो है ये हो जाएगा आंसर। आपके असर्टिव में आ जाते हैं लाल बाल का ट्रायो, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये जो इन्हें लोकमान्य तिलक कहते हैं, और आपके बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय वही हैं पंजाब केसरी, और वही लाला लाजपत राय हैं जिन्हें साइमन कमीशन आने की वजह से लाठीचार्ज किया गया और लाठीचार्ज में उन्हें डेथ हो जाती है। लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक वही हैं जिन्होंने लोगों में एकता बढ़ाने के लिए गणेश चतुर्थी जैसे फेस्टिवल को स्टार्ट किया महाराष्ट्र में, और आज भी गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाई जाती है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, अब तो पैन इंडिया सेलिब्रेट होती है, लेकिन उन्हें स्टार्ट करने वाले यही थे। ओके? व्हिच ऑफ द गिवन पॉलिसीज़ आर नॉट अलाइन्ड विद द आइडियोलॉजी। अच्छा तुम ये बताओ, तुम नरम दल वाले को सपोर्ट करते हो या गरम दल वाले को? मैं उससे कहूँ तो मैं तो गरम दल वालों को, बिकॉज़ आज का टाइम वो वाला है नहीं। आज का क्या, पहले का टाइम भी नहीं था। अगर ऐसा ही होता तो फिर तो अ, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग होते ही नहीं, तो मेरे को नहीं लगता कि आज़ादी मिलती। Which of the given policies is not aligned with the ideologies of the leader seen in the picture? ये क्या कर रहा है? ये लीडर जो है, ऐसा लग रहा है, ये कैसा लीडर है? ये जो है ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। इनके पास इसके दिमाग में जो है वो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन है। जैसे जिस एक्सपेंशन की पॉलिसी से अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया जो है, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे कहते हैं सिकंदर, वो निकला था दुनिया को जीतने अपनी मुट्ठी में करने के लिए, मैसिडोनिया से आया था और वो चाहता था कि जहाँ तक सूरज डूबता है वहाँ तक वो अपनी दुनिया को मुट्ठी में कर ले, है ना? तो ये वैसे ही लग रहा है, तो वो पूछ रहा है कि कौन-सी पॉलिसी उसके हिसाब से नहीं अलाइन होती है। मिलिट्री एक्सपेंशन बिल्कुल लग रहा है कि जो है मिलिट्री एक्सपेंशन ही करना चाहता होगा। बिल्कुल लग रहा है कि ये चाहता होगा ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। जैसे चाइना करता है ना, चाइना ने कह दिया ताइवान भी उसका है, चाइना ने कह दिया तिब्बत भी उसका है, चाइना ने कह दिया अरुणाचल प्रदेश भी उसका है, चाइना ने कह दिया अक्साई चीन भी उसका है, चाइना ने कह दिया कि साउथ चाइना सी में पानी भी उसका है, साउथ चाइना सी का पानी भी उसका है। तो जितने भी एक्सपेंशन की पॉलिसीज़ चाइना लेके आ रहा है, चाइना चाहता है सब उसका ही रहे। तिब्बत भी ले ले, ले ही लिया वो तो, ताइवान भी ले ले, अक्साई चीन भी ले लिया, यहाँ अरुणाचल प्रदेश भी अपना ही नाम रख देता है, वो ब्रह्मपुत्र के ऊपर डैम बना रहा है। तो ये वाली चीज़ें हैं मिलिट्री एक्सपेंशन। तो ये इसकी जो है आइडियोलॉजी नहीं लग रही है। रेसिस्ट पॉलिसी, ये हम कह नहीं सकते कि रेसिस्ट पॉलिसी है। उसी के एंटी कम्युनिस्ट सेमिनार, बिल्कुल लग रहा है कि वो एंटी कम्युनिस्ट होगा ये। होल्डिंग प्रो डेमोक्रेसी रैली, ये बिल्कुल सही बात है, ये इसकी पॉलिसी नहीं लग रही। वो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता, ये एनार्की वाला लग रहा है। या तो एनार्की लग रहा है या डिक्टेटर लग रहा है। या तो ये चाहता है कि गवर्नमेंट ही ना हो, जिसे हम एनार्की कहते हैं, या फिर लग रहा है डिक्टेटर हो, वन पार्टी हो और कुछ भी ना हो, इसका ही राज हो। ठीक है? ऑड वन आउट निकालना है मुस्लिम लीग के बारे में। मुस्लिम लीग जो है वो ढाका में बनी थी, और जो मुस्लिम लीग का एक पैक्ट साइन होता है, जिसे हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं।
अंबिका चरण मजूमदार की प्रेज़ेंस में 1916 के अंदर जो सेशन होता है, लखनऊ सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें ये जो है साइन होता है आपका लखनऊ पैक्ट, जिसमें आपके वापस आ जाते हैं ये जो कैलिफ जो होता है टर्की का ओटोमन एम्पायर, उस सब के बारे में है ये सब, ज़्यादा उसमें जान नहीं रहा है। ठीक है, तो इनके मोटिव एक ही हो जाते हैं, तो मुस्लिम लीग का जो है वो बताना है कि ऑड वन आउट क्या था, कि मुस्लिम्स के अंदर प्रमोट करना है सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश, नहीं, मुस्लिम्स कभी भी ब्रिटिश का सपोर्ट करना नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं था, सब लोग एक साथ थे, अगर सब लोग एक साथ नहीं होते, तो इंडिया आज़ाद नहीं हो पाता, है ना? कल्चरल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन मुस्लिम्स के बीच में अब जो है वो करना, या कल्चरल और सोशो इकोनॉमिक कोऑपरेशन मुस्लिम्स के बीच में प्रमोट करना, इसका जो है मोटो था, बिल्कुल नहीं था, तो ये हो जाएगा ऑड वन आउट, ठीक है? ये हो जाएगा ऑड वन आउट। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट एंड एडवांटेज पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स, ये बात बिल्कुल सही है। टू प्रेजेंट द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द मुस्लिम्स टू द गवर्नमेंट, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बात मेरे को थोड़ी डाइसी लग रही है, लेकिन अगर बाकी उसमें देखो, बाकियों के रिस्पेक्ट में देखो, तो ये बात फिर आप टिक कर देना। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि मुस्लिम्स के बीच में सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश, कि मुस्लिम्स को ये कहा जा रहा था कि आप ब्रिटिश का सपोर्ट करो, क्योंकि यही हमारे को अलग से एक अपने लिए एक कंट्री क्रिएट करने में मदद करेंगे। तभी एक डिमांड उठी थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की डिमांड जो है इसी वजह से उठी थी, है ना? ओके, चलो। तो ये इसे जो है क्रॉस कर दो, ये आंसर हो जाएगा आपका बी। तो ये आंसर ये भी नहीं होगा, ये आंसर ये भी नहीं होगा, और ये आंसर ये भी। जो बच गया वो आंसर, है ना? नेक्स्ट देखो। स्कूल का एक पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन है जिसका कहना है एजुकेशन एम्पावरमेंट फॉर गर्ल्स इन इंडिया व्हिच ऑफ दीस लीडर्स वुड मोर लाइकली बी द पार्ट ऑफ द पोस्ट। अगर एजुकेशन में एम्पावरमेंट की बात करी जा रही है, तो काफ़ी लोगों ने एजुकेशन में गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम किया है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने विडो मैरिज एक्ट के लिए काफ़ी काम किया था, है ना? और सती प्रथा बैन होना, ये सारे काम जो है हमारे रिफॉर्मर्स ने किए थे, सती प्रथा को बैन करना और आपका वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज, इन सब के बारे में काम किया था। इसमें जो एजुकेशन के बारे में काम किया है, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में, वो किया गया है ज्योतिबा फुले के द्वारा और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले के द्वारा। इन्होंने काफ़ी काम किया है वुमेन एजुकेशन के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए। इसमें सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का नाम नहीं आएगा, फिरोज़शाह मेहता और दादाभाई नौरोजी नहीं होंगे। दादा भाई नौरोजी का नाम बोले तो दादा भाई नौरोजी की एक बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अनबिडेड इन इंडिया, और ड्रेन के बारे में इन्होंने ही बात करी थी। दादा भाई नौरोजी जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, और इंदिरा गांधी जी जिन्हें हम आयरन लेडी कहते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है आइडेंटिफाई करना है पर्सन को। ही एस्टैब्लिश्ड अ फॉरवर्ड ब्लॉक एंड कॉइन्ड द टर्म दिल्ली चलो। तो एक ही है भैया, वन एंड ओनली माय आइडियल श्री सुभाष चंद्र बोस। एसटी बोस, ये हैं आपके सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। जब हमारा इलेक्शन होता है और प्रतापी सिद्धारमैया गांधी जी की तरफ से कैंडिडेट होते हैं, लेकिन जीत जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी नहीं चाहते कि सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने, इसलिए जो है सुभाष चंद्र बोस जो है वहाँ से रिज़ाइन कर देते हैं और उठ के चले आते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, है ना? तो इंडिया गेट पे जो आपका कर्तव्य पथ है, वहाँ पर इनका स्टैच्यू भी लगा हुआ है सुभाष चंद्र बोस का, और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 23 जनवरी सेलिब्रेटेड एज़ पराक्रम दिवस टू ऑनर लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर श्री सुभाष चंद्र बोस, ओके? आल्सो नोन एज़ नेताजी। Which of the following countries will not be the part of this cartoon? ये कार्टून आपकी बुक की वजह से है। इसमें वीटो पावर के बारे में बात करी जा रही है। वीटो पावर की बात करी जाऊँ तो ये हमारे यूएन के अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स को दी गई है, और हमारे यूएन में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जो कि 2 साल के लिए बनते हैं, जिसमें इंडिया पिछले साल था। इस साल जो है इसमें पाकिस्तान को इंक्लूड किया गया है नॉन परमानेंट मेंबर में। 5 परमानेंट मेंबर में हमारा है चाइना है, 5 परमानेंट मेंबर में हमारा यूएस है, उसके अंदर हमारा यूके है ना? और कौन है हमारा परमानेंट मेंबर में?
रशिया है और कौन है इसके बाद? और कौन है? 5 परमानेंट मेंबर में कौन है हमारा? कौन है? रशिया है और कौन है? वन एंड ओनली फ्रांस। अब इसमें डिमांड उठ रही है काफ़ी ज़्यादा। हम एक्चुअली हमारे को जो है पहले प चाइना की जगह हमें मिल रही थी यूएन की परमानेंट मेंबरशिप उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पर जो भी चीज़ें हुई उसके बाद हिंदू-चीनी भाई-भाई का चलता था ज़्यादा, तो चाइना को ये मेंबरशिप मिल गई और चाइना ने डिच किया 1962 में इंडो-सिनो वॉर हुई। ये सब तो चीज़ें ठीक है, पॉलिटिक्स में नहीं घुसते हैं। लेकिन जो हमारी मेंबरशिप है, उसमें अगर ऐसा चाहते हैं बाकी देश कि इंडिया भी जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर बने, वो परमानेंट मेंबर बने यूएन का। लेकिन इसमें वीटो पावर लगा देता है चाइना, क्योंकि वोट में इस वीटो पावर ऐसी होती है कि अगर एक भी मेंबर ने मना कर दिया तो फिर वो चीज़ प्रपोज़ल जो है वो कैंसल हो जाता है। हमेशा इंडिया को बैकिंग मिलती आई है रशिया की परमानेंट मेंबर बनने के लिए, लेकिन हमेशा चाइना इसमें वीटो पावर लगा देता है और चाइना नहीं चाहेगा तो फिर इस वीटो पावर से वो प्रपोज़ल ही कैंसल हो जाता है, क्योंकि एक मेंबर की वीटो पावर लग गई तो सबका ही प्रपोज़ल कैंसल हो जाता है। ये परमानेंट मेंबर्स है यूएन के, बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर है जो कि 2 साल के लिए बनते हैं। आगे रेस में जो है परमानेंट मेंबर की उसमें इंडिया है, कनाडा है, जो बनी है। ये 3 फ्रंट रनर हैं इस रेस में परमानेंट मेंबर बनने की, लेकिन जो है देखते हैं क्या होता है आगे। तो कौन इसका पार्ट नहीं है, तो इसका पार्ट जो है वो जापान नहीं है। हाँ, जापान भी है, फ्रंट रनर जापान भी है। और मैं बता दूँ कि जी7 जो होते हैं, जी7 है, एक हमारा ग्रुप है जी20, एक हमारा है ब्रिक्स, एक हमारा ग्रुप होता है आसियान, एक हमारा ग्रुप है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक हमारा ग्रुप है जी8, एक हमारा ग्रुप है जी4, जिन्हें हम जो कॉफ़ी वाले हैं वो है जी4। देन आप एक ग्रुप मान लो ओपेक। ये सारे हमारे अलग-अलग तरह के ग्रुप्स हैं जो कि वर्ल्ड में चलते हैं। एक हमारा क्वाड, एक है नाटो, ये सारे हमारे ग्रुप्स हैं अलग-अलग जो हमारे वर्ल्ड में चलते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे हमारे कंट्रीज़ होते हैं इसके पार्ट, और भी है हमारे पास ऑकस भी है, फाइव आइज़ भी है, एक ग्रुप है फाइव आइज़ वो भी है ना? ये सारे भी हैं हमारे पास। और एक आपका एक फ़ेमस ग्रुप है जो है याद नहीं आ रहा मुझे उसका। चलो कोई बात नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये इस तरह के आपके ग्रुप्स होते हैं, तो आप इनकी नॉलेज रखा करो। अगर आप इनके बारे में वर्ल्ड अफ़ेयर्स के बारे में नॉलेज रखोगे, तो ऑटोमैटिकली आपको सब चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेगी, है ना? चलो, नेक्स्ट कह रहा है कि सिटीज़ जो हैं बतानी है जो कि अमेरिकन एक्शन इन वर्ल्ड वॉर 2 से जो सिटीज़ जो हैं अफ़ेक्ट हुई हैं, उनके बारे में बताना है हमारे को। रोम, टोक्यो, हिरोशिमा, नागासाकी और टोक्यो, रोम। देखो, हमें पता है कि अमेरिका ने जो एक्शन किया था जब पर्ल हार्बर पर अटैक होता है, तो अमेरिका वर्ल्ड वॉर जो है 2 में एक्शन में आता है और वो बॉम्ब गिरा देता है 6 अगस्त और 9 अगस्त को लिटिल जो है आपका 2 बॉम्ब गिरा देता है हिरोशिमा और नागासाकी में 6 और 9 अगस्त को, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है ना? तो इसका आंसर हो गया आपका हिरोशिमा और नागासाकी। लिटिल मैन द फैट बॉय था क्या था? कौन-सा सिनेरियो डिस्क्राइब करता है नाम पॉलिसी को? नाम पॉलिसी जो है इंडिया ने मेंबर बनी थी इसकी, जिसके अंदर कहा जाता है कि इंडिया जो है वो न्यूट्रल स्टैंस लेगा अपना, ना वो वॉर में इन्वॉल्व होगा किसी के साथ, ना वो किसी की बुराई करेगा, ना ही किसी की अच्छाई करेगा, वो न्यूट्रल रहेगा, जो उसे लगेगा वो करेगा। जैसे कि काफ़ी लोग एक्यूज़ कर रहे हैं इंडिया को कि इंडिया जो है ये रशिया-यूक्रेन वॉर में जो है वो किसी की साइड नहीं ले रहा है, ना ही वो जो है वहाँ पे रशिया को कंडेम कर रहा है, ना ही वो वहाँ पे यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। तो
नाम पॉलिसी है लेकिन जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जब भी बात हुई है वर्ल्ड लेवल पे या फिर जब भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो उन्होंने सिर्फ स्पेसिफाई किया है कि इंडिया जो है न्यूट्रल कभी ना तो था, ना तो है। इंडिया जो है वो पीस की साइड है। जहाँ भी पीस होगा वो इंडिया उस साइड है और इंडिया जो है वो वहाँ होगा जहाँ चीज़ें सही है। जो सही है उसकी साइड होगा इंडिया। तो इंडिया कंडेम करता है वॉर को भी और इंडिया कंडेम करता है जो भी सिचुएशन चल रही है उसको भी। तो इंडिया अभी इस सिचुएशन में अगर मुझसे पूछोगे तो इंडिया को जो है अभी साइड लेनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो एक मतलब रशिया जो है इंडिया का बहुत ही ट्रस्टेड पार्टनर है। तो किसी दूसरे इंसान की वजह से अपने रिलेशंस नहीं खराब करने चाहिए हमारे को किसी कंट्री के साथ। क्योंकि ये वही रशिया है जिसने इंडिया की काफ़ी बार हेल्प करी। तो इंडिया जो है वो और इंडिया का जितना भी डिफेंस का इम्पोर्ट आता है वो और जितनी भी टेक्नोलॉजी शेयर होती है वो रशिया से होती है। तो इंडिया अपने रिलेशंस खराब नहीं करेगा रशिया से डायरेक्टली जो है एक्शन में आके। हाँ, चीज़ों को कंटेम्प करना वो वाली बात अलग है और वॉर की बात अलग है, पर इंडिया जो है अपना जो है स्टैंड अपना दूसरे नेशंस के साथ नहीं बढ़ाएगा। इसलिए आपने देखा हो या नहीं देखा हो मुझे नहीं पता, जब भी यूएन में वोटिंग हुई है, इंडिया ने मेजॉरिटी जो है अपना वोट एब्सटेन किया है, यानी इंडिया ने वोट ही नहीं किया। ना तो सपोर्ट में, ना तो अपोज़ में। इंडिया न्यूट्रल बना रहा है। तो नाम की पॉलिसी क्या है कि मिलिट्री अलायंस बनाना यूएस से नहीं, ये बात गलत है। कंट्री जो कि दोनों फैक्शन से अपनी जो है मेंटेन करती है रिलेशन और साइड्स नहीं लेती, ये बात बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कंट्री एक दूसरे की साइड्स नहीं लेती, ठीक है? ये बात बिल्कुल ही सही है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब आपके आ गया ये आपके ये वाले आंसर्स खत्म हो गए, अब आपके आ गए शॉर्ट आंसर। Congress members adjournment motion disallowed. The notice given along with movement another move demanding a discussion on China was disallowed in the Lok Sabha. Times of India का आर्टिकल 2023 का। एक्चुअली जब गलवान वैली में क्लैश हुआ था, उसके बाद यहाँ पे मैं बोलूँ कि जो आपका महाकुंभ मेला है, वहाँ पर जो स्टैम्पेड हुई थी मौनी अमावस्या के दिन 29th ऑफ जनवरी को, उसके बाद काफ़ी लोगों ने जो है एजर्नमेंट मोशन की बात कही थी। एजर्नमेंट मोशन एक इस तरह का मोशन होता है जहाँ पर मैटर ऑफ जो है नेशनल इम्पोर्टेंस लिए जाते हैं सारे मैटर्स को छोड़ के। तो वो मैटर्स को डिसाइड कौन करता है? वो वहाँ का स्पीकर करता है। स्पीकर ही डिसाइड करता है कि मैटर जो है नेशनल इम्पोर्टेंस का या फिर सारे और मैटर्स को छोड़ के डिस्कशन या डिबेट में आने का मैटर है या नहीं। तो ये इस बात स्पीकर डिसाइड करता है और इसमें जब कांग्रेस ने एडजर्नमेंट मोशन बोला था कि हमारे को चाइना पर डिस्कशन करना है, तो वहाँ के स्पीकर ने अलाउ नहीं किया। इसलिए लिखा हुआ है कांग्रेस मेंबर्स एडजर्नमेंट मोशन डिसअलाउड। द नोटिस अलोंग विद another move demanding a discussion on China was disallowed in the Lok Sabha. आर्टिकल रूल नंबर 267 है लोकसभा का जो कि अलाउ करता है कि मेंबर्स को रिक्वेस्ट रेज़ करने के लिए डिस्कशन के लिए एडजर्नमेंट मोशन पे। ओके? तो कौन डिसअलाउ या अलाउ कर सकता है इस मोशन को? तो मैंने आपको अभी बता दिया कि स्पीकर अलाउ करता है। कौन अलाउ करता है? तो ये स्पीकर अलाउ करता है। अब उसमें वो बोल रहा है कि मोशन का मतलब क्या है? कि हाउस जो है वो सारे काम-धंधे छोड़ दे अपने टू लीव ऑल द मैटर्स असाइड एंड टेक अप इश्यूज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। अभी लेटेस्ट का एग्ज़ाम्पल देख लो। मैंने आपको कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा डिमांड करी थी कि जो है महाकुंभ पे डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन अगेन इस बात पे डिस्कशन नहीं हो पाया। क्योंकि उस टाइम पे बजट सेशन चल रहा था, तो बजट को जो है प्रेज़ेंट किया जाना था। आपने अगर देखा हो या नहीं देखा हो आई डोंट नो। लेकिन जब 29th को ये सीन हुआ और फर्स्ट से बजट सेशन स्टार्ट हुआ था, पार्लियामेंट एक्शन में आया। पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं, जिन्हें हम बीएमडब्ल्यू कहते हैं। बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। तो पार्लियामेंट का जो बजट सेशन है, वो स्टार्ट होता है फ़रवरी 1 से क्योंकि उस दिन एनुअल बजट प्रेज़ेंट किया जाता है बाय फाइनेंस मिनिस्टर। तो जब बजट सेशन स्टार्ट हुआ, तब हाउस डिस्टर्ब किया गया काफ़ी ज़्यादा अपोज़िशन पार्टीज़ की तरफ से, जिन्होंने कहा था कि एडजर्नमेंट मोशन इन्होंने स्पीकर को दिया ताकि महाकुंभ के बारे में डिस्कशन हो सके। लेकिन क्योंकि बजट को प्रेज़ेंट करना था, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बजट के प्रेज़ेंटेशन में भी जो है काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किए, लेकिन बजट तो प्रेज़ेंट होना ही था, इसलिए इस मैटर को ले लिया नहीं गया। उसके बाद इनकम टैक्स का बिल आना था, इसकी वज़ह से उस मैटर को बाद में भी नहीं लिया गया। ठीक है? ये सब तो पॉलिटिक्स है, ये सब तो चलता रहेगा। हमें इस बारे में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं।
उसने बोला है कि कौन-सी कैटेगरी की पावर जो है प्रेसिडेंट के पास होती है अप्रूवल ऑफ बिल्स के लिए। तो अगर बिल्स के अप्रूवल की बात करी जाए तो प्रेसिडेंट के पास होती है लेजिस्लेटिव पावर, है ना? उसके बाद बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए कौन-सी पावर होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए होती है एग्जीक्यूटिव पावर होती है प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट जो आपको पता है कि किस टाइप का हेड होता है, प्रेसिडेंट जो है बस एक रबर स्टैम्प का काम करता है, उसे बस अपने बिल को एसेट देनी ही देनी होती है। रियल जो हेड है वो है प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो लोगों की वजह से बन के आता है, जो है और वो उसका कैबिनेट पूरा अनस्टेबल है पार्लियामेंट को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो है गवर्नमेंट का पार्ट कौन होता है, तो प्रेसिडेंट और जो है आपका प्रेसिडेंट भी पार्ट होता है, आपका प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट दोनों ही पार्ट होते हैं आपकी गवर्नमेंट। ठीक है? कुछ लोग जो है सिर्फ़ पार्लियामेंट को कह देते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के साथ प्रेसिडेंट भी पास होता है। बोल रहा है कि अगर तुम पार्टीशन हो 1856 में, तो कौन से 2 तरह के हैं जिसके बारे में आप इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश की आपको कैसे अफ़ेक्ट करेगी? तो आपको पता है कि 1856 में जो है ब्रिटिश की काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ आई हुई थी, जैसे कि वहाँ पे हैंडमेड गुड्स को छोड़ के ब्रिटिश ने क्या किया, लोगों की इंडस्ट्रीज़ खत्म कर दी। देखो प्लांटर्स पर टैक्सेशन हेवी टैक्सेशन करना, क्योंकि लैंड्स ले लेना और सारी जो इंडिया के गुड्स हैं वो ब्रिटिश अपने देश जाके उन्होंने बेचे और इंडिया को रॉ मटेरियल महँगे के दामों पर देते थे वो लोग। ना यही सब चीज़ें हैं। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि 2 वेज़ क्या है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ने कैसे अफ़ेक्ट किया, एक तो हेवी टैक्सेशन था। हेवी टैक्सेशन की वज़ह से लोगों को भुखमरी आने लग गई, हेवी टैक्स ले जाता जाता था। उसके बाद वो क्या करते थे, वो आप लोगों को जो है आपसे सस्ते दामों में खरीद लेते थे रॉ मटेरियल को और वहाँ पर ब्रिटेन में जाके हेवी दामों में बेच देते थे। लोगों की जॉब्स चली गई, लोगों का लाइवलीहुड चला गया, है ना? लोगों का रॉ मटेरियल चला गया, लोगों की क्या कहते हैं मशीन मेड्स गुड आ गए तो लोगों का क्या चला गया लाइवलीहुड चला गया। क्या चला गया? लाइवलीहुड चला गया, जॉब्स चली गई, ये सब होने लग गया, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो कह रहा है कि 2 रीज़न्स क्योंकि माउंटबेटन प्लान को कांग्रेस ने क्यों एक्सेप्ट किया? इस बारे में आपको बात करनी है। तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा? पहली बात तो माउंटबेटन प्लान जब आया था तो इसलिए एक्सेप्ट किया गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड रेज़ होने लग गई थी सेपरेट जो है कंट्री की जिन्ना के द्वारा। तो अगर जिन्ना ने कहा दिया था कि हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए मुस्लिम्स के लिए, तो वहाँ पर एक ऐसा लग रहा था कि अगर हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लोग चाहते नहीं थे कि पार्टीशन हो, लेकिन उन्हें मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ता क्योंकि अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते तो कंट्री के अंदर सिविल वॉर की कंडीशन जो है पैदा हो रही थी। है ना? सिविल वॉर की कंडीशन आ रही थी, उसके बाद उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, या तो वो कंट्री की जो र रेन्स है, वो एक ऐसी गवर्नमेंट के हाथ में सौंप देते, जो कि किसी भी तरह से कोई काम नहीं आती। या फिर उनके पास ये था कि ऑफर एक्सेप्ट करो और एक कंट्री ले लो अपने लिए, जो कि आपकी पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद मिल जाएगी। उनको जो है पार्टीशन एक्सेप्ट करना ही पड़ा, अगर नहीं होता तो फिर उन्हें ऐसे जो है वो ब्रिटिश कुछ देते नहीं। आप इसके बारे में क्या बोल सकते हो कि अ इट वाज़ द ओनली सॉल्यूशन जो है टू सॉल्व द कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया। तो जितने भी कम्युनल को प्रॉब्लम्स चल रही थी या कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, उसके बारे में जो भी सॉल्यूशन जो था उसका यही था कि पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए। सेकंड चीज़ क्या लिख सकते हो कि सेकंड चीज़ लिख सकते हो अगर अगर ब्रिटिश रूल होता, तो और दिक्कतें आ जाती, तो इसलिए ब्रिटिशर्स जाते ही नहीं। अगर ये मिल जाता तो उन्हें ऑफर एक्सेप्ट करने के अलावा उनके पास कोई चांस नहीं था। तो ये जो है लिख सकते हो कि it was a better to be have a smaller country with a full-fledged authority rather than having a large country without any authority. अगर हमारे को कंट्री पूरी मिल जाती, इंडिया पाकिस्तान दोनों मिक्स ही हो जाते, और हमारे को एक कंट्री पाकिस्तान क्रिएट नहीं होती या बांग्लादेश क्रिएट नहीं होती उस समय पे ईस्ट पाकिस्तान की तरह, तो हमारे को बड़ी कंट्री मिल जाती, लेकिन उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हेट्रेड, काफ़ी ज़्यादा कम्युनिज़्म, राइट्स वगैरह देखने को मिलते। तो आपने ये सब पार्टीशन के हॉरर्स में देख ही लिया। इसलिए 14th अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाता है। ये बात याद रखना। 14 अगस्त भले ही पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे हो, मेरे को ये समझ नहीं आता कि पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त कैसे हो गई, जबकि 14 अगस्त को दोनों दोनों देशों को मतलब इंडिया को आज़ादी मिली थी, पाकिस्तान का तो बर्थ हुआ है। पाकिस्तान को आज़ादी कहाँ से हुई? चलो देखते हैं। चलो ठीक है। तो 14 अगस्त जो था, उसको हम लोग मनाते हैं पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के रूप में, ठीक है? पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाता है आपका 14 अगस्त को, ओके? नेक्स्ट देखो।
हाँ, आपका तो इसमें एक तो चीज़ हो गई जो है कम्युनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और सेकंड चीज़ था कि आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। ये जो है कम्युनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेकंड चीज़ क्या हो गई कि अथॉरिटी जो है वीक सेंटर जो है ना, इससे ब्रिटिश जाते नहीं तो अ, आपकी वीक गवर्नमेंट आ जाती। गवर्नमेंट वीक हो जाती है तो कंट्री में राइट्स तक के वो बन जाते, राइट्स के चांसेस बन जाते। 2 लीडर्स असर्टिव नेशनलिस्ट के तो मैंने असर्टिव नेशनलिस्ट के बता ही दिए आपको ट्रायो जो था लाल-वाल पाल का, वो बता ही दिए मैंने। 2 ऑब्जेक्टिव लीग ऑफ नेशंस के क्या होते हैं? लीग ऑफ नेशंस जो है वो बिल्कुल ही फेल हो गई। क्यों? क्योंकि उसे रखा गया था कि वर्ल्ड वॉर को जो है प्रिवेंट कर पाए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसे लाया गया था लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हो गई तो लीग ऑफ नेशंस बिल्कुल लाई थी कि कोई भी कंट्री एक-दूसरे से लड़े नहीं, है ना? अलायंस बनी रहे, एक-दूसरे के इंडिपेंडेंस को वो रिस्पेक्ट करे, एक-दूसरे की जो है सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करी जाए, है ना? एक-दूसरे के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन किया जाए, तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स थे लेकिन वो भी फेल हो गए। और अगर फेल हो गई तो आपकी यूएन है, ये भी फेल है। क्योंकि ये भी नहीं रोक पा रही है। ना ये रशिया और यूक्रेन वॉर रोक पाई, ना ये गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट रोक पाई। मैं कहूँगा इसे इट इज़ गुड फॉर नथिंग। कोई कुछ रोक ही नहीं पाई है। अभी भी नहीं रोक पा रही है। अब तो इतनी गुस्सा हो गए हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इनकी फंडिंग ही रोक दी है। इनसे एग्ज़िट ही कर लिया। प्रेसिडेंट ट्रम्प जब से आए हैं तब से इन्होंने यूएन से भी डब्ल्यूएचओ से भी एग्ज़िट कर लिया इन्होंने जो है अपने आप को एनएचआरसी जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उससे भी एग्ज़िट कर लिया इन्होंने अपने आप को तो एग्ज़िट कर ही जा तो यही है। ना ही इन्होंने जो है उनको एक गुस्सा आ गया कि चाइना से कोविड का ओरिजिन हुआ है, लेकिन चाइना को रोकने के लिए ना ही उस पर कोई एक्शन लिया गया, ना ही डब्ल्यूएचओ ने जो है एक्सपोज़ किया चाइना। उनका गुस्सा ये चल रहा है, इसलिए उन्होंने एग्ज़िट ही ले लिया यूएन और डब्ल्यूएचओ। चलिए देखते हैं। तो क्या प्रिवेंट करने के लिए वर्ल्ड वॉर प्रिवेंट करने के लिए आए थे और अभी भी वर्ल्ड वॉर आ जाए और कहते हैं देखती रह जाए यूएन तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, आगे बढ़ते हैं। 2 अलायंसेस जो कि यूरोप में फ़ॉर्म हुई थी बिफोर द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो 2 अलायंस थी आपकी ट्रिपल ऑन्टे और आपकी ट्रिपल अलायंस। कौन-कौन हुई थी? ट्रिपल ऑन्टे और ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल ऑन्टे और ट्रिपल अलायंस। नेक्स्ट देखो, यहाँ लिख देता हूँ पीस और रिस्पेक्ट। अब आ गए आपके लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन कह रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ना सिर्फ एक लॉ मेकिंग बॉडी है बल्कि एक जो है सारे डेमोक्रेटिक जो है पॉलिटिकल प्रोसेस का सेंटर भी है यूनियन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। पार्लियामेंट के बारे में यानी संसद के बारे में हमारे को ये वाले क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला है लोकसभा जो है ज़्यादा पावरफुल होती है राज्यसभा से। इसके 3 पॉइंट्स देने हैं ये बताने के लिए कि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है राज्यसभा से। तो मैंने ऑलरेडी आपको एक बात बता दी है कि लोकसभा जो होती है पहली बात तो वो हाउस ऑफ द पीपल है ना? जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं। ये सिस्टम ये हमारा लिया गया है आपका यूके से ब्रिटिश पार्लियामेंट से जहाँ पे आपके हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ द पीपल होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, वहीं से दिया है। ऐसे ही आपका अमेरिका में आपका सीनेट होता है ना? ये सबसे लिया गया है। तो बोल रहा है कि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है राज्यसभा से। क्यों? क्योंकि जो है पहली बात तो ये आपका मनी बिल के बारे में। मनी बिल जो आर्टिकल 110 है, आपका मनी बिल जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं और राज्यसभा का इसके ऊपर कोई राज्यसभा एडवाइस दे सकती है लेकिन उसको ये बिल को मान्य नहीं होता है। पहली बात तो ये। सेकंड नंबर चीज़ क्या है? सेकंड नंबर चीज़ है अगर नो कॉन्फिडेंस आता है किसी भी पार्टी की खिलाफ, जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन को कहते हैं हिंदी में आपका अ नो कॉन्फिडेंस मोशन को आई थिंक कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव यानी विश्वास नहीं रहा है सरकार पे कि सरकार ये जो है चला पाएगी गव ये जो सरकार है गवर्नमेंट चल पाएगी। तो ये ले लिया जाता है जब भी ऐसे लगता है अपोज़िशन पार्टी को कि इस सरकार के पास नंबर्स नहीं है चलाने के, इसके जो एमपीज़ हैं वो जो है वो कर रहे हैं, बैक आउट कर रहे हैं और इस सरकार के पास अपने नंबर्स नहीं है, तो वो ऐसे मोशन को ला सकती है। ये चेक करने के लिए कि सरकार के पास नंबर्स नहीं है। ये स्टेट में भी आ सकते हैं, ये सेंटर लेवल पर भी आते हैं। जैसे कि ये आने वाले थे मणिपुर में। मणिपुर के
मणिपुर के जो सीएम हैं, वहाँ पे जो है उनके खिलाफ उनके पार्टी के मेंबर्स ने जो है वो प्रोटेस्ट किया और वो लोग जो है बैकआउट कर रहे थे पार्टी से और अ, उससे क्योंकि बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती होती है अगर किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो। इसलिए उन्होंने जैसे ही अपोज़िशन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाली थी, उससे पहले ही उन्होंने रिज़ाइन कर दी चीफ मिनिस्टर पोस्ट से तो और वहाँ पे लग गया प्रेसिडेंट रूल। वहाँ के गवर्नर अजय कुमार भल्ला ने कह दिया कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज़ होना चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है स्टेट की वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है। इमरजेंसीज़ में आता है ये है आपकी स्टेट इमरजेंसी, है ना? तो ये हो गया। सेकंड चीज़ हो गई आपकी नो कॉन्फिडेंस मोशन और थर्ड चीज़ क्या हो गई? थर्ड चीज़ हो गई आपकी कि जो आपका बजट जब पास होता है तो जो बजट को कंट्रोल करता है, वो लोकसभा ही करता है, कहाँ पे कितना एलोकेशन होना है और सारे फाइनेंसेस को लोकसभा ही मेंटेन करता है। अगर कोई भी विवाद होता है, कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी डेडलॉक होता है दोनों हाउसेस के बीच में, तो जो लोकसभा है उसकी जो मैंडेट है, उसे माना जाता है कि लोकसभा जो है हाउस ऑफ द पीपल है और उसके वहाँ पे मैंडेट भी उसका ज़्यादा होता है राज्यसभा से, है ना? बाकी कह सकते हो कि एजर्नमेंट मोशन वगैरह भी जो है राज्य लोकसभा में ही होता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में भी हो सकता है लेकिन इस पॉइंट पे मत लिखना 3 पॉइंट जो मैंने बता दिए उन तीनों पॉइंट पे लिखना, ठीक है? नेक्स्ट है आपका तो पहली बात तो आ गई इसमें जस्टिफाई करने में पहली बात तो आ गई मनी बिल के बारे में। नेक्स्ट आ गई आपकी अ आपकी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में और तीसरी चीज़ आ गई फाइनेंसेस के बारे में। अगर आप डे टू डे अफेयर्स से रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। राज्यसभा एजेंट्स सिनेट आए ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एट 79%। अगर आपने कभी भी लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी देखा हो और वहाँ पर डिस्प्यूट्स देखी हो, लो अगर पार्टीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, पार्टीज़ जो हैं वो प्लाकार्ड्स ले आती हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, जो कि अलाउड नहीं है लो आपके पार्लियामेंट के अंदर। या फिर पार्टीज़ क्या करती हैं जो है कुछ मेंबर जो है पार्टी के वो प्रोटेस्ट करने के लिए वेल तक आ जाते हैं। वेल मतलब कुआँ नहीं, वेल इज़ जो आगे का पोर्शन होता है स्पीकर की चेयर के आस-पास का, वो कर्व शेप में होता है इसलिए उसे वेल ऑफ द हाउस कहते हैं। वहाँ पर आ जाते हैं। तो अगर जब भी डिस्ट्रप्शन हो जाता है जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के अंदर और पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर पाता है, तो स्पीकर या चेयरमैन जो होते हैं, वो हाउस को एडजर्न कर सकते हैं। हाउस एडजर्न जो है वो कुछ देर के लिए भी हो सकता है। जैसे कभी वो कहते हैं कि हाउस एडजर्न द हाउस विल मीट नाउ एट 11 पीएम टुमारो या फिर बोल देंगे हाउस विल मीट एट 2 पीएम आफ्टर लंच। इस तरह से बोल देते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल ही लगता है उन्हें कि हाउस काम ही नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी, तो वो बोल देते हैं हाउस एडजर्न सिने डाई। सिने डाई का मतलब है अभी नहीं पता कि कब तक हाउस एडजर्न्ड है लेकिन हो गया। सिने डाई का मतलब होता है ये, सिने डाई। सिने डाई का मतलब क्या है? सिने डाई का मतलब क्या है? सिने डाई का मतलब है अभी हमारे को नहीं पता कब तक है, लेकिन बस हो गया है। अब कब होगा? तो ये नहीं पता। ओके? समझ में आई? राज्यसभा एजेंट सेनेट है। ये जो है कब हो रहा था, ये मैं बता दूँ कि ये 2023 का आर्टिकल है, अभी भी ये हो रहा था। जब जो है वाइस प्रेसिडेंट पे एलिगेशंस लगे थे कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रूलिंग पार्टी को फ़ेवर करते हैं और अपोज़िशन को बोलने का मौका नहीं देते, तो उनके खिलाफ सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल तो आपको अभी मिलेगा। अभी जो है 2 मंथ पहले जब आपका मॉनसून सेशन चल रहा था, तब जो रूलिंग पार्टी है, उसके खिलाफ एक वो आया था नो कॉन्फिडेंस मोशन वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ, जिसमें वो बोल रही थी आपकी अपोज़िशन पार्टी कि वो जो है वो रूलिंग पार्टी को फ़ेवर करते हैं और हमें बोलने का मौका नहीं देते हैं, ना ही हमारे टॉपिक्स को लेते हैं। उसके लिए जो है 14 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है जो है प्रेसिडेंट को या वाइस प्रेसिडेंट को। लेकिन क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो उसका सेशन जो है 14 डेज़ से पहले ही खत्म होने वाला था, इसलिए वो मोशन पास नहीं हो सका और वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया जा सका। सेकंड चीज़ है
आपका अगर वो अगर 14 डेज़ भी बचे होते, तब भी उनके पास नंबर्स नहीं थे ऑपोज़िशन के पास, इसलिए वो मोशन वैसे ही पास नहीं हो पाता। थर्ड चीज़ है कि आपके जो जब भी ये मोशन लाया जाता है इम्पीचमेंट का वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के खिलाफ, तो उसके लिए आपके 50 एमपीज़ के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, है ना? तो 50 एमपीज़ के सिग्नेचर तो उन्हें मिल गए थे, लेकिन नहीं हो पाए। ओके, समझ में आई? समझ में आई? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इसके बारे में अब क्या बात करी जा रही है? अब बात करी जा रही है हू कैन एडजॉइन द अबव सेशन एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। पहली बात तो आ रही है राज्यसभा की बात आ रही है। तो राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा जो होती है उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब है जो राज्यसभा है उसके अंदर आपका स्पीकर नहीं होता, वहाँ पर चेयरमैन होते हैं और चेयरमैन कौन होता है? जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही चेयरमैन होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट किसकी सैलरी लेते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होने की सैलरी लेते हैं या राज्यसभा की सैलरी लेते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है जिसका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। वाइस प्रेसिडेंट किस चीज़ की सैलरी लेते हैं? वो राज्यसभा के मेंबर होने की सैलरी लेते हैं कि वो वाइस प्रेसिडेंट होने की सैलरी लेते हैं? नेक्स्ट बोल रहा है वो कि हू कैन एडजॉइन द अबव सेशन कौन एजेंट कर सकता है? तो चेयरमैन जो है वो एजेंट कर सकते हैं। चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो आप चेयरमैन लिख लो, वाइस प्रेसिडेंट कह लो, दोनों बात एक ही है। ठीक है? आप लिख देना वाइस प्रेसिडेंट हू इज़ द चेयरमैन जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ठीक है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। वो एजेंट कर सकते हैं सेशन को। नेक्स्ट बोल रहा है कंपोजिशन ऑफ द हाउस। हाउस के अंदर जो है वो राज्यसभा के अंदर एज़ टिल डेट जो आपकी 2025 2025 मार्च तक यहाँ पे 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के अंदर, जिसमें कि 238 मेंबर्स का पर इलेक्शन होता है और 12 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं अलग-अलग फील्ड से। जैसे कि इस बार सुधा मूर्ति को नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा के लिए, जो कि एक ऑथर भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, है ना? बिज़नेस वुमन भी हैं, उन्हें जो है वो किया गया था, नॉमिनेट किया गया है इस बार राज्यसभा के लिए। स्वाति मालीवाल हैं आपसे उन्हें तो खैर इलेक्शन से भेजा गया है, लेकिन जो है इस तरह से कंपोज़िशन होती है हाउस की। 4 लेजिस्लेटिव पास क्या होती है पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पावर पूछ रहा है, तो वही है लॉ मेकिंग बॉडी है, तो क्या कर सकती है? पहली बात तो ये लॉ बनाती है, पहली कौन-सी लिस्ट होती है पार्लियामेंट के पास? यूनियन लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों स्टेट और सेंटर बनाते हैं लॉज़। स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बनाती है और यूनियन लिस्ट में यूनियन लॉ बनाती है। तो यूनियन लिस्ट के मामले में लॉ बनाते हैं। सेकंड क्या है लेजिस्लेटिव पास पार्लियामेंट के पास? सेकंड के बारे में बात क्या है कि जो भी किसी और भी लिस्ट में मैटर्स नहीं हो, उसके बारे में बात करता है पार्लियामेंट। ओके। उसके बाद किसमें पास है पार्लियामेंट के बाद? इमरजेंसी के समय पे पास आ जाती है पार्लियामेंट के पास, है ना? इमरजेंसी के टाइम पर आपके 356 में इमरजेंसी दे रखी है। इमरजेंसी में आपके आर्टिकल 356 में इमरजेंसी दे रखी है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर आपके सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्टिकल जो 2021 है, वो हमेशा रहेंगे, चाहे इमरजेंसी हो, चाहे कुछ भी हो। आपके बाकी फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 2021 जो आपका लाइफ़ और लिबर्टी का आर्टिकल है, उसे आप कर्टेल नहीं कर सकते, चाहे इमरजेंसी लगी हो, चाहे कुछ भी लगे, ठीक है? तो इमरजेंसी के समय पर होता है, 4 बतानी है ना, तो तीसरा क्या हो गया कि अगर आपके जो आपके किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, उन मैटर्स पे जो है लॉ बनाना, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है आपको मैंने अभी-अभी बताया था आपको कि प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस हैं, ऑर्डिनेंस को अप्रूव करने का काम इन्हीं का ही होता है पार्लियामेंट का। ऑर्डिनेंस को अप्रूव करने का काम पार्लियामेंट का ही होता है ना? अच्छा एक और चीज़ बताओ, जब भी इमरजेंसी लगती है कंट्री के अंदर, तो इमरजेंसी कब तक लगेगी या रिन्यू होनी है, वो पार्लियामेंट के पास होती है। वो ही डिसाइड करते हैं कि इमरजेंसी कब तक रिन्यू होगी, ठीक है? नेक्स्ट देखो, वो बोल रहा है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल हेड है एग्जीक्यूटिव का, फर्स्ट सिटीज़न है कंट्री का। उसके बाद कमांडर इन चीफ भी होता है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर इन चीफ भी होता है। नॉमिनल हेड है तो मुझे भी पता है कि रबर स्टैम्प होता है, प्रेसिडेंट का सिर्फ सिग्नेचर लगता है। एक और चीज़ बता दूँ, जब भी कोई भी कंट्री का एम्बेसडर आता है या फिर इंडिया के एम्बेसडर जाते हैं, तो आपको क्या लगता है, किसके बिहाफ़ पे ट्रीटी साइन होती है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर कभी भी किसी भी टूर पर जाते हैं विदेश में,
तो वो उनके बीच में क्या कहते हैं ट्रीटी साइन होती है या फिर उनके बीच में जो है एमओयू साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन होते हैं कंट्रीज़ के बीच में। तो वो किसके बीच में साइन होते हैं? वो जो है इंडिया की तरफ से उसके प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। अगर आपने अपना पासपोर्ट देखा हो, अगर आप इफ यू हैव पास योर पासपोर्ट एंड इफ यू हैव सीन द फर्स्ट पेज ऑफ द पासपोर्ट, वहाँ लिखा होता है कि आई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया so and allow so and so person to जो है क्रॉस द कंट्री और एंटर करने के लिए आप कंट्री में परमिशन देते हो या देती हूँ, इस तरह से लिखा होता है। आई द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इस तरह से लिखा होता है। हाँ, अगर आप पासपोर्ट का फर्स्ट पेज देखोगे तो आपको दिखेगा कि प्रेसिडेंट तो जैसे आपका रिज़र्व बैंक का आपका जो नोट होता है करेंसी, आपको क्या लगता है आपके नोट में क्या अगर आपका नोट में एक कौन-सी चीज़ है जिसके ना होने से नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा? आपने कभी भी आपके नोट को देखा हो, करेंसी को देखा हो अपनी इंडियन करेंसी को, तो उसमें ऐसा क्या लिखा होता है होने के ना जिसके ना होने की वज़ह से नोट जो है लीगल टेंडर नहीं रहेगा। कोई कहेगा फटा हुआ हो, कोई कहेगा कि तार निकला हुआ हो उसमें, कोई कहेगा कि गांधी जी नहीं हो, कोई कहेगा कुछ नहीं हो, कोई कहेगा सीरियल नंबर नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं। नोट को लीगल टेंडर क्या करता है पता है? नोट को लीगल टेंडर करता है आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर जिसमें लिखा होता है कि कि मैं इस बेयरर को इतने रुपए देने का वादा या वादा करता हूँ या वादा करती हूँ। ये जो लिखा होता है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ इसमें क्या लिखा रहता है। हर नोट पर देखना एक लाइन लिखी रहती है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ सो एंड सो रुपीज़, 500 रुपीज़ और 2000 रुपीज़ और 100 रुपीज़। आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ एंड हू इज़ सेइंग दिस? आई प्रॉमिस दिस इज़ सेड बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई। अगर वो लाइन नहीं लिखी होगी तो नोट जो है वो लीगल टेंडर नहीं होगा। ये बात ध्यान में रख लेना, ठीक है? आरबीआई प्रॉमिस करती है कि ये नोट जो है वो मेरी तरफ से इश्यू किया गया है, वरना ये तो कागज़ का टुकड़ा ही है, इसका कोई भी यूज़ नहीं है। ये बात याद रखना, ठीक है? इसी तरह से प्रेसिडेंट जो है, उनके बिहाफ़ पे हर चीज़ साइन होती है, इस नॉमिनल हेड हैं, लेकिन हर ट्रीटी जो कंट्री साइन करती है, वो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ़ पे नहीं करती, प्राइम मिनिस्टर जाते तो हैं करने के लिए जो है एमओयू अ, लेकिन वो साइन इंडिया के प्रेसिडेंट के उस पर होता है, बिहाफ़ पे होता है। इसलिए कंट्री को कहते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, पूरा नाम है अपनी कंट्री का रिपब्लिक ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट के नाम पर ट्रीटी साइन होती है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड कंट्री का और इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट जो होता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं कि न इमरजेंसी लगा दो, तभी प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाते हैं। प्रेसिडेंट रूल जो लगता है वो गवर्नर के बोलने पर लगता है कि गवर्नर को चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो। गवर्नर पे प्रेसिडेंट को बताते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट रूल लगाए जाते हैं होम मिनिस्ट्री के द्वारा। ये सारी पावर सेंटर के पास आ जाती है। तो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते कभी प्रेसिडेंट। 3 कौन-सी पावर है? तो सबसे पहली तो पावर क्या है? इनकी है पहली जब भी सेशन पार्लियामेंट का शुरू होता है, जैसे कि बजट सेशन आता है या विंटर सेशन आता है या मॉनसून सेशन आता है, तीनों सेशन का जो फर्स्ट सिटिंग होती है, उसमें जॉइंट एड्रेस होता है दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का और इसे एड्रेस करता है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ही एड्रेस करते हैं सेशन ऑफ पार्लियामेंट को। जो पहला सेशन होगा पार्लियामेंट का, उसे प्रेसिडेंट के द्वारा ही जो है संबोधित या फिर एड्रेस किया जाता है। पहली बात तो ये है। सेकंड बात क्या है प्रेसिडेंट की अध्यादेश यानी जो है ऑर्डिनेंस की शक्ति। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता, तो प्रेसिडेंट के पास ये अपनी शक्ति है कि वो ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकते हैं, जो कि जब तक पार्लियामेंट सेशन में नहीं आता, उसके बाद रहता है 6 वीक्स के बाद वो चला अगर उन्हें मंज़ूर नहीं हुआ पार्लियामेंट को, तो वो एग्ज़िस्ट करना बंद कर देते हैं। तीसरी शक्ति मान लो इनकी कि ये 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। तीसरी शक्ति ये मान सकते हैं। चौथी शक्ति चौथी क्या मान सकते हो? चौथी मान सकते हो कि ये जो है वो अप्रूव करते हैं मनी बिल को सबसे पहले। प्रेसिडेंट से पूछना होता है कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना है हमारे को। प्रेसिडेंट कहते हैं तब जाके लोकसभा स्पीकर से बोला जा के पास लिया जाता है आपका मनी बिल के बारे में। ठीक है? ये सब आप बता सकते हो। नेक्स्ट है 3 फाइनेंशियल पावर्स क्या हैं? तो फाइनेंशियल पावर्स तो मैंने बोल ही दी आपसे कि 3 फाइनेंशियल पावर्स क्या हैं?
3 फाइनेंशियल लॉज़ क्या हैं? पहली बात तो मनी बिल के बारे में ही, मनी बिल के बारे में, उसके बाद क्या बात होती है? उसके बाद बात होती है कि पहली बात कौन-सी हो गई? पहली बात हो गई आपकी मनी बिल के बारे में जो अभी बताई मैंने, मनी बिल। सेकंड चीज़ क्या है? सेकंड चीज़ है फाइनेंशियल पावर्स जो प्रेसिडेंट के पास होती है, वो है जब भी आपका फाइनेंस कमीशन अपॉइंटेड होता है, फाइनेंस कमीशन अपॉइंट होता है, तो फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करने के लिए जैसे अरविंद पंगरिया हैं फाइनेंस कमीशन के हेड, तो फाइनेंस कमीशन जब भी जो वो होगा, अपॉइंट होगा, तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। तीसरा क्या है, जब भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा लेना होगा, तो प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जब भी परमिशन जो पैसा लेना होता है, उसके लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए, ये है प्रेसिडेंट की ठीक है 3। उसके बाद बोला है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट को कहते हैं महाभियोग। प्रेसिडेंट का अगर इम्पीचमेंट करना हो, तो हमारे को क्या करना होता है? ये बहुत ही टफ काम है और प्रेसिडेंट को ये मैं आपको ये बताता हूँ, जब भी प्रेसिडेंट अपने कार्यकाल में होते हैं, तो उनके खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं है। इम्पीचमेंट हो सकता है, लेकिन इम्पीचमेंट का प्रोसेस बहुत ही टीडियस होता है, ये बात याद रखना। इम्पीचमेंट का प्रोसेस बिल्कुल भी आसान नहीं है और आज तक एक भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है, ओके? आर्टिकल 61 कहता है इम्पीचमेंट के बारे में, आर्टिकल 61 है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, ओके? ये आर्टिकल कौन-सा है? 61 है। आपको जानने की वो नहीं है, लेकिन आर्टिकल जो है वो 61 होता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। पहली बात क्या है, कोई भी हाउस में आ सकता है, लेकिन पहली बात तो सिर्फ 2/3 मेंबर्स से जो है ना पास होना चाहिए। 2/3 को भी पास होना चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए इसमें, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और 2/3 मिलने का मतलब है आपको अपोज़िशन से भी पूछना पड़ेगा, ओके? या अपोज़िशन को रूलिंग पार्टी से भी मदद लेनी पड़ेगी। 2/3 मिलने का मतलब ये है। उसके बाद है पहले हाउस से पास हो गया इस तरीके से, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर वो 2/3 से पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, तो वहाँ पर अप्रूव होना चाहिए। अगर राज्यसभा में अप्रूव पहले आ गया, तो राज्यसभा से अप्रूव होके लोकसभा में जाएगा, वहाँ अप्रूव होना चाहिए। पहले 2/3 से पहले हाउस में जाए, फिर जो है दूसरे हाउस में जाता है वो। ठीक है? दूसरे हाउस में जाने के बाद उसके बाद एक कमिटी बिठाई जाती है। कमिटी जो है बैठती है उस वो कमिटी जो है वो अ, जो है इन्वेस्टिगेट करती है मैटर को कि सच में क्या प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसा काम किया है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उसके बाद प्रेसिडेंट को 14 दिन का उसमें नोटिस दिया भी जाता है। कि प्रेसिडेंट जो है वो 14 दिन का नोटिस दिया जाता है उन्हें कि ऐसे-ऐसे हम करने वाले हैं। उसके बाद अगर वो सब कुछ क्लियर हो जाता है और प्रेसिडेंट को गिल्टी पाया जाता है, उसके बाद 2/3 हाउस से सब कुछ पास-वास होके देन प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। मतलब दोनों हाउस 14 दिन का नोटिस, दोनों हाउस से पास 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसके बाद इन्वेस्टिगेटिव टीम जो बैठती है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में उसे गलती पाए तब जाके प्रेसिडेंट आता है। ऐसे नहीं हट जाता। ओके? आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये काफ़ी टीडियस प्रोसेस है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल अथॉरिटी हमें पता है सर्वोच्च न्यायालय है। हमारे हाई कोर्ट जो है हर स्टेट में है, मेजॉरिटी में हर स्टेट में नहीं है, लेकिन मतलब मेजॉरिटी ऑफ हर स्टेट में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक है जो कि हमारे दिल्ली में। ओके? हाईएस्ट कोर्ट है हमारा और फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। सुप्रीम कोर्ट हमारा आप जानते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ये। ये जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस भी दे सकता है अगर प्रेसिडेंट माँगे तो। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का भी काम करता है, रिट्स भी इश्यू करता है, आर्टिकल 32 जो होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में और जो है इनके सुप्रीम कोर्ट के जो है एडवाइज़री जुरिसडिक्शन, अपीलेट जुरिसडिक्शन, ऑडिशनल जुरिसडिक्शन भी होते हैं, है ना? ये सब होते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, इसके बाद कहीं भी अपील कर नहीं कर सकते। हाँ, आप रिव्यू पिटीशन डाल सकते हो कि जो है कोर्ट अपने डिसीजन को रिव्यू करे, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट है। उसके बाद कुछ नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अगर डेथ पेनल्टी है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप प्रेसिडेंट से गुहार लगा सकते हो, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो डेथ डेथ पेनल्टी के केस में। प्रेसिडेंट के पास शक्ति होती है आर्टिकल 72 के अंदर रिप्राइव, रिप्रीव इस सब की शक्ति होती है प्रेसिडेंट के पास या तो वो जो आपकी पनिशमेंट है उसकी फॉर्म चेंज कर दें या फिर उसका टाइम चेंज कर दें या फिर डेथ पेनल्टी माफ़ कर दें, वो प्रेसिडेंट के पास लास्ट शक्ति होती है और किसी के पास नहीं। गवर्नर के पास भी शक्ति होती है माफ़ करने की, क्षमादान की शक्ति होती है, लेकिन गवर्नर के पास डेथ पेनल्टी को माफ़ करने की शक्ति नहीं होती। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरी कंट्री के अंदर एक के पास है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उनके पास ही शक्ति होती है क्षमादान की शक्ति, जिसमें वो डेथ पेनल्टी को माफ़ कर सकते हैं या कर सकती हैं। उसके अलावा किसी के पास ठीक है? कौन अपॉइंट करता है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को? तो उन्हें अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जजेस को, ठीक है? प्रेसिडेंट।
देन बोल रहा है कि 2 क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए जज होने के लिए सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए 2 क्वालिफ़िकेशन तो पहली बात तो सिटिज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकंड चीज़ क्या है, या तो हाई कोर्ट का जज हो 5 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए एडवोकेट हो। या फिर क्या है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो प्रेसिडेंट की जो है आइज़ में एक ज्यूरिस्ट हो, बहुत ही एमिनेंट और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो। तो क्या हो सकती है, पहली बात तो सिटिज़न हो, ये तो सबसे प्राइम है। सेकंड चीज़ क्या है, हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज हो या फिर 10 साल के लिए वकील हो, ठीक है? ये हो गए आपके 2 क्वालिफ़िकेशन, ओके? नेक्स्ट है आर्टिकल 129 जो होता है उस वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला दिया है किसी भी केस में, तो उसके लोअर कोर्ट्स जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट्स हैं, वो उस फैसले को यूज़ कर सकते हैं एज़ अ रेफरेंस कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया था, तो हम उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ना सिर्फ और ना सिर्फ हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट, बाकी भी केसेस में सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों को रिव्यू कर सकता है। जैसे कि काफ़ी बार हुआ है, जहाँ पे लॉयर्स जो हैं जब भी आर्गुमेंट देते हैं अपना, तो कहते हैं वो कोट करते हैं कि आपने सो एंड सो ईयर में इस केस में ऐसा जजमेंट सुनाया गया था कोर्ट के द्वारा। हमेशा केसेस का नाम आता है, जैसे केशवानंद भारती केस है ना? और क्या कहते हैं आपका मेरे सारे केसेज़ हैं आपके मिनर्वा मिल्स केस है, इंदिरा स्वानेक वो एक केस है, इस तरह के अलग-अलग केसेज़ हैं, उसमें अलग-अलग जजमेंट्स आते हैं और हमेशा जजमेंट्स को कोट किया जाता है कि आपने 1973 के इस जजमेंट में ऐसा बोला, या कोर्ट ने इस जजमेंट में ऐसा बोला। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। 3 पॉइंट्स से हमें क्या-क्या लग सकते हैं, पहली बात तो इसके जजमेंट्स को प्रिज़र्व किया जाता है ताकि इन्हें एज़ अ रेफरेंस यूज़ हो सके। सेकंड चीज़ है कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया किसी ने मतलब कोर्ट की ऑर्डर का किसी ने अवहेलना करी यानी डिसोबे किया, तो क्या कर सकता है कोर्ट जो है ना इन्हें पनिश कर सकता है ना? पनिश कर सकता है कोर्ट उन्हें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है तो वो जो है क्या करता है वो गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फाइनल कोर्ट यही है। इसके बाद अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। रिवाइजिंग जुरिसडिक्शन क्या है? रिवाइजिंग जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है ने कभी कोई एरर कर दिया हो जजमेंट सुनाने में, तो सुप्रीम कोर्ट उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए रिवाइजिंग जुरिसडिक्शन अपना यूज़ करता है। जैसे कि काफ़ी केसेज़ हैं जैसे कि अभी माइनिंग का केस आया था या और भी केसेज़ आते हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है अपने कभी सालों सुलाया पहले सुनाया हुआ केस हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने उस समय की जज को क्या लगा होगा उस हिसाब से उसने जजमेंट दिया। आज उस सिचुएशन में चीज़ें अलग हो गई हैं, तो इस बार जजमेंट वैसा देने की ज़रूरत नहीं हो, तो सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने जजमेंट को इससे रिवाइज़ कर सकता है, ठीक है? आज के समय के हिसाब से। एडवाइज़री जुडिशेशन क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का? एडवाइज़री जुडिशेशन है अगर प्रेसिडेंट माँगे तो, ये याद रखना ये वाली लाइन, अगर माँगे तो इफ प्रेसिडेंट वांट्स एडवाइस तो अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकता है, लेकिन वो एडवाइस ना तो देनी ही देनी है सुप्रीम कोर्ट को, अगर माँगे तो ही देनी है और सेकंड है वो एडवाइस है, तो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं है वो एडवाइस। प्रेसिडेंट चाहे तो एडवाइस को फॉलो करे या फिर नहीं करे, वो बाइंडिंग नहीं है। ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑब्लाइज्ड है उन्हें एडवाइस देने के, ना ही प्रेसिडेंट बाउंड है वो एडवाइस को फॉलो करने के। उनका मन है तो करें, नहीं करना है तो नहीं करें, उनकी मर्ज़ी, ठीक है? हिस्ट्री के पार्ट पर आ गए। हिस्ट्री के बाद में पहला हुआ है इंडियन रिबेलियन 1857 के बारे में बात करी हुई है। काफ़ी पॉलिसीज़ थी एक्सपेंशन की, सब 3 पॉलिसीज़ क्या आती है। सबसे पहले पॉलिसी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पहली पॉलिसी है। नेक्स्ट पॉलिसी क्या है? नेक्स्ट पॉलिसी है आपकी सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी है और नेक्स्ट पॉलिसी क्या है कि आपकी मिसगवर्नेंस की पॉलिसी हो गई या फिर आपके जो है और भी पॉलिसीज़ थी वो आप कोई भी लिख सकते हो। इन पॉलिसीज़ में क्या था आपको ब्रिटिश की आर्मी मेंटेन करनी पड़ेगी और ब्रिटिश को टैक्स देना पड़ेगा। आप अपनी आर्मी नहीं मेंटेन कर सकते। एक और दूसरी पॉलिसी में क्या था कि अगर आपको आपका कोई भी उत्तराधिकारी जो है वो आपका खुद का नहीं है, अगर आपका खुद का ब्लड नहीं है वो, तो वो जो है राजा की मृत्यु के बाद सक्सेसर नहीं बन सकता है। जिससे उन्होंने रानी झांसी को वो किया था थ्रोन से हटाने की कोशिश करी थी, कि आपका खुद का सक्सेसर नहीं है ये, तो आपका जो है ये वो नहीं बन पाएगा, आपका सक्सेसर नहीं बन पाएगा, ठीक है? तो ये सारी पॉलिसीज़ थी। सेकंड है, इस रिवोल्ट के फेलियर से मुगल्स और पेशवास पर क्या क्या कहते हैं, कैसे इम्पैक्ट पड़ा? तो वही है मुगल एम्पायर का एंड हो गया जब बहादुर शाह ज़फ़र थे, उन्हें जो है कैद करके वहाँ रंगून, बर्मा भेज दिया गया, है ना? और जो नाना साहब थे, वो जो है कंट्री से चले गए। है ना?
उनका रूल भी एंड हो गया। तो क्या हुआ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ब्रिटिश का रूल हो गया। सब ब्रिटिश ने खत्म कर दिया। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी रीऑर्गनाइज़ हुई 1858 के बाद। आपको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई और इंडिया में रूल लग गया सीधा ब्रिटेन से। जो वहाँ की रानी है, वहाँ का रूल लग गया, है ना? तो अब क्राउन एक्ट पास हो गया, 1858 का क्राउन एक्ट पास हुआ जिसमें इंडिया डायरेक्टली गवर्न होने लग गया ब्रिटिश क्राउन से। उसके बाद बोल रहे हैं कि क्या-क्या जो है चेंजेस करने पड़े। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में सबसे पहले तो अपने सोल्जर्स बढ़ा दिए। क्या किया उन्होंने कि ऐसी कभी भी अपराइज़िंग ना हो सके इसलिए उन्होंने अपने सोल्जर्स इंक्रीज़ कर दिए। और क्या कर दिया उन्होंने और क्या करा उन्होंने और क्या करा उन्होंने, उन्होंने जो है इंडियंस को सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो कि मॉडर्न वेपन्स थे, हथियार जो एडवांस हथियार थे, उन्होंने हथियार देने बंद कर दिए इंडियन सोल्जर्स को कि ये हथियार हमारे खिलाफ ही यूज़ ना कर ले। तीसरी चीज़ क्या थी, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलना शुरू कर दिया। या फिर क्या लिख सकते हो कि उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को और जो जर्नलिस्ट थे और न्यूज़पेपर और जर्नलिस्ट से दूर रखा, ताकि उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँच ना सके और जो है देश के प्रति जो आग है उनके अंदर नेशनलिज़्म की पैट्रियोटिज़्म की, वो आग ही ना फैल सके। तो ना इन्हें न्यूज़ मिलेगी, ना ही ये इनके अंदर वो आग भड़केगी, है ना? काफ़ी लीडर्स को कैप्चर किया गया, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो, ओके? नेक्स्ट देखो, अब आता है क्वेश्चन नेशनलिज़्म पे। नेशनलिज़्म के लिए मैं बताऊँ तो नेशनलिज़्म में हमारी कांग्रेस पार्टी जो है, ए.ओ. ह्यूम जो थे 1885 में ब्रिटिश ए.ओ. ह्यूम थे, वहाँ उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी थी और जो है आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने का प्रपोज़ल करा था। 1885 में मीटिंग होती है आपकी मुंबई में जिसमें कि 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करते हैं और आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो हैं वो उसको हेड करते हैं और ये कांग्रेस बनती है। तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो पहली बात तो भूपेश चंद्र बैनर्जी जो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। 1885 में कांग्रेस बनती है। पहला सेशन होता है मुंबई में, ठीक है? बॉम्बे में। 2 ऑब्जेक्टिव क्या था? तो उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडिया के जो है आपकी नेशनल यूनिटी प्रमोट करना, यूनिटी का रिलेशन था और क्या था? अपनी डिमांड्स को ब्रिटिश के सामने लाना। डिमांड को ब्रिटिश के सामने लाना, ब्रिटिश को जो है अपनी डिमांड्स बताना और उनका रूल खत्म करना, ये सब उनका ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट बोल रहे हैं अच्छा, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के तो वो थे भैरोद्दीन खिलजी, है ना? ये सब आएगा नहीं। पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू वही है जो जो है कौन बनी? पहली गवर्नर बनी थी किसी राज्य की जो था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर थी जो है वुमेन गवर्नर, वो थी सरोजिनी नायडू, ठीक है? उसके बाद बात आती है द प्रेस प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। उसके बाद बोल रहे हैं 3 पॉइंट्स जिससे प्रेस का यूज़ हुआ। तो प्रेस ने कैसे करा? प्रेस ने लिबर्टीज़ के आइडियाज़ को, फ्रीडम के आइडियाज़ को, पैट्रियोटिज़्म के आइडियाज़ को स्प्रेड करने का काम किया। स्प्रेड किया उसने नेशनलिज़्म को, स्प्रेड किया पैट्रियोटिज़्म के आइडियाज़ को और क्या किया? और प्रेस ने क्या किया? प्रेस ने जो है वो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया, है ना? और क्या किया? और उसके बाद उन्होंने क्या किया? प्रेस ने जो है अपने जो उनके मोटिव्स थे गवर्नमेंट के, उन मोटिव्स को जो है मतलब लोगों के जो मोटिव्स थे, जो हमारे लीडर्स के मोटिव्स थे, उन्हें लोगों तक दूर-दूर तक पहुँचाने का काम किया। लोगों के अंदर वही नेशनलिज़्म की भावना जगाई, वो सब लिख सकते हो। लॉर्ड लिटन के बारे में बताना है 4 पॉलिसीज़ लिटन की। सबसे पहली और फेमस जो पॉलिसी है वो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ये न्यूज़पेपर्स के बारे में उन पे सेंसरशिप लगाने वाला आपका वर्नाक्युलर है, जिसने प्रेस पर रेगुलेशन लगा दी। सेकंड क्या है अब उनका आर्म्स एक्ट, जिसने इंडियंस को आर्म्स रखने पर रेगुलेशन लगा दी। और क्या है 4 पॉलिसीज़ में तीसरी पॉलिसी है जब दिल्ली दरबार होता है जहाँ पर जो है वहाँ की रानी ब्रिटेन की रानी जो है इंडिया आती है, बहुत ही शानदार दरबार सजाया जाता है 1911 में और कैपिटल को शिफ्ट कर दिया जाता है दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल चली जाती है और दिल्ली में दरबार लगाया जाता है ना? तो ये हो गया ग्रैंड दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार हो गया। इंडिया में चल रहा था फेमाइन और ये लगा रहे थे दिल्ली में दरबार, इंडिया के लोगों के पैसों से, तो रानी को खुश करने के लिए, ठीक है? और क्या हो सकता है? इन्होंने एक चीज़ और करी थी, इन्होंने जो है ब्रिटिश की टेक्सटाइल पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी थी, जिसकी वजह से इंडिया की इंडस्ट्रीज़ का कबाड़ा हो गया।
क्योंकि अगर इम्पोर्ट ड्यूटी कम होगी तो यानी इंडिया के लोगों को पैसा कम मिलेगा। इंडिया के लोगों को पैसा कम मिलेगा, ऑलरेडी कम मिलता था और कम हो गया। है ना? ये लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो कि इन्होंने जो है सिविल सर्विसेज़ की आईसीएस सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ामिनेशन की ऐज को 21 से 19 इयर्स कर ये लिख सकते हो। ये वाली पॉलिसी पॉलिसी लिख सकते हो। दिल्ली दरबार एक पॉलिसी नहीं हुई तो आप जो है इसके अंदर वही वाला लिख सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया, इम्पोर्ट ड्यूटी वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मार्च गांधी जी ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ करी थी, तो बहुत सारे लोग आए थे अहमदाबाद में। अब अहमदाबाद से आपको पता होना चाहिए कि अहमदाबाद सी में कौन-सी हुई थी? सॉल्ट मार्च, जो कि डांडी वाली मार्च हुई थी, वो हुई थी और 240 माइल्स के लिए उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था कि नमक तो फ्री है, नमक पे टैक्स देने की ज़रूरत है। है ना? ये सब के बारे में बात हुई थी। इसके बारे में अब इसमें वो बोल रहा है, कौन-सी मार्च के बारे में बात करी जा रही है? तो दांडी की मार्च के बारे में बात करी जा रही है। ये मार्च कब हुई थी? तो ये मार्च कब हुई थी? ये मार्च जो है वो पार्ट थी किसका? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ही पार्ट थी। किसके बाद थी ये मार्च? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट थी ये मार्च। कब की बात है ये? 1930 की बात है ना? मूवमेंट जो मार्च से स्टार्ट हुई थी, उसने इम्पैक्ट करा। कैसा इम्पैक्ट किया? तो सबसे पहली बात तो लोगों के अंदर यूनिटी बढ़ाई, पैट्रियोटिज़्म बढ़ाया, यूनिटी बढ़ाई, पैट्रियोटिज़्म बढ़ाया और क्या किया इसने? इसने जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा वुमेन्स ने बढ़-चढ़ के पार्ट लिया इस मार्च में। उसके बाद क्या हुआ? प्रभात फेरीज़ ऑर्गनाइज़ हुई। कांग्रेस ने अपने एजेंडास जो है अपने लेकर लोगों के सामने लाई कांग्रेस क्या हम करना क्या चाहते हैं? गांधी इवेंट के प्रैक्टिकल क्लॉज़ेस बताने हैं। तो आपको पता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं निकला था जिसके बाद जो है ब्रिटिश के जो थे इरविन, लॉर्ड इरविन उनके और गांधी जी के बीच में पैक्ट होता है जिसमें कि गांधी जी कहते हैं कि मैं अपनी मार्च को वापस ले लूँगा लेकिन तुम्हारे को इसके बदले में हमारी डिमांड सुननी पड़ेगी, हमारे प्रिज़नर्स को रिलीज़ करना पड़ेगा और इरविन ने कहा था आप अपनी मार्च वापस ले लो मैं मानने को तैयार हूँ। ठीक है, तो गांधी इरविन के पैक्ट में क्या हुआ था सबसे पहली बात तो ये हुई थी कि प्रिज़नर्स को रिलीज़ किया जाए, सारे जो भी जिन लोगों को भी तुमने जेल में डाल दिया प्रिज़नर्स को रिलीज़ किया जाए। सेकंड चीज़ की क्या थी कि जो है जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ जो तुमने कॉन्फिस्केट कर ली हैं आपकी कॉन्फिस्केट करी हुई हैं आपने लोगों की प्रॉपर्टीज़, वो प्रॉपर्टीज़ को रिटर्न किया जाए। उसके बाद सॉल्ट के ऊपर से टैक्स को खत्म किया जाए और क्या है और सारे जो जितने भी आपके प्रोसिक्यूशंस चल रहे हैं लोगों के खिलाफ वो सबको खत्म कर दिया जाए। तो इस तरह से 4 क्लॉज़ेज़ आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देख सकते हो वर्ल्ड वॉर के बारे में फर्डिनेंड वाली बात है जिसमें गोली मार दी गई थी और वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई थी। तो इसमें क्या है आर्चड्यूक फर्डिनेंड को जो है गोली मार दी गई थी। ऑस्ट्रिया के जो थ्रोन के वो थे सक्सेसर थे उन्हें असैसिनेट कर दिया गया था बोस्निया की कैपिटल में 1914 में जिसकी वजह से जो है वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। है ना? ये जो आपका असैसिनेशन है ये यूनियन और डेथ करके एक सोसाइटी थी उन्होंने कर दिया था और ऑस्ट्रिया ने डिमांड्स रखी थी अपनी सर्बिया के सामने। सर्बिया ने काफ़ी सारी डिमांड्स मान ली थी जिसकी वजह से उसकी सोवेरेनिटी में लॉस आ गया था। मतलब उसकी अपनी खुद की रूल करने में लॉस आ गया था। और 28 जुलाई को फाइनली 1 महीने बाद जो है ना ऑस्ट्रिया ने वॉर डिक्लेयर कर दी सर्बिया के ऊपर जिसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं। 3 पॉइंट्स कैसे यूरोप ने रीअरेंज किया था अपने आप को इस वॉर के बाद। तो 3 डायनास्टी आ गई थी रशिया, जर्मनी, रशिया तो तब था नहीं सोवियत यूनियन कह लो इसलिए रशिया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया इन्हें डिस्ट्रॉय कर ओटोमन्स का रूल एंड हो गया। जो डायनास्टीज़ थी रशिया की, जर्मनी की और ऑस्ट्रिया की ये डिस्ट्रॉय हो गई। ओटोमन्स का रूल डिस्ट्रॉय हो गया। ऑस्ट्रिया और हंगेरी जो हैं वो अलग-अलग बन गए। मोनार्की कोलैप्स हो गई, है ना? डेमोक्रेसी में राइज़ होने लग गया। यूएसए जो है वो वर्ल्ड पावर बन गया। है ना? यूएसए वर्ल्ड पावर बन गया। ओके? लेकिन इस सब से कहते हैं कौन नाराज़ था? इस सब से एक जना आ रहा था जो है आपका हिटलर, वहाँ था मुसोलिनी। वो लोग इसी के अंदर जो है वो धीरे-धीरे अपने पैर आगे बढ़ा रहे थे। जर्मन ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स डिस्क्राइब करी कि वो हार्श थी। क्यों हार्श थी उसके बारे में बताना है। तो क्यों थी? क्योंकि उन्हें 33 बिलियन डॉलर्स का करीब-करीब वो देना पड़ा था इसके अंदर एज़ अ वॉर का कंपनसेशन देना पड़ा था 33 बिलियन डॉलर्स उस समय इसलिए ये हार्श थी। उसके बाद क्या है, जो राइन वैली का एरिया है, उसे मिलिटराइज़ कर दिया गया था, है ना? वहाँ से उन्हें अपने सोल्जर्स को हटाना पड़ा था, ओके? उसके बाद क्या था, जो सार की कोल माइन्स थी, उन्हें फ्रांस को दे दिया गया।
और उसकी सारी कॉलोनीज़ जो हैं उसके अलाइज़ तो चली गई। जर्मन की फ़ोर्स को कह दिया गया कि जर्मनी जो है अपनी फ़ोर्स ज़्यादा नहीं रख सकता। जितनी फ़ोर्स बताई है 1 लाख उतनी ही रख सकता है। ठीक है? 24 शिप्स और नेवी को जो है 15,000 मैन, है ना? सबमरीन्स को बैन कर दिया गया, एयरफ़ोर्स को बैन कर दिया गया। मतलब काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लाए गए थे इनके बीच में। आप कुछ भी लिख सकते हो, इसके बाद में 4 रीज़न बोले हुए हैं, कुछ भी लिख सकते हो। है ना? ओके, नेक्स्ट देखो। यूएन ने जो है यूएन को लाया गया था इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बनता है ना? और इंडिया जो है इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था। उसके बारे में बताना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की कंपोजिशन क्या होती है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं, जो कि 9 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। ठीक है? 9 ईयर्स का उनका टर्म होता है और जो है 15 जजेस होते हैं, जो कि जनरल असेंबली और यूएन की एक बॉडी होती है सिक्योरिटी काउंसिल। ये दोनों इलेक्ट करे जाते हैं। हर जज जो होता है अलग-अलग कंट्री का होता है। ऐसे नहीं 2 जज जो हैं वो सेम कंट्री के नहीं होते हैं और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं वो अपना 3 साल के लिए। उनके बीच में एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है जो कि 3 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है? 3 फंक्शंस क्या हैं जनरल असेंबली के? वही है, सबसे पहला तो जिसके लिए काम करना शुरू किया था इन्होंने पीस, पीस और सिक्योरिटी के लिए। और क्या हो गया? इनके अलग-अलग ऑर्गन्स थे। इन्होंने किस-किस के काम किया था कि डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, बजट को अप्रूव करने के लिए, तो पीस लिख दो, बजट लिख दो, इंटरनेशनल रिलेशंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए लिख दो। और क्या लिख सकते हो कि वही फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने के लिए ये सब सारे फंक्शन मेंटेन कर दो। बजट हो गया, पीस हो गया और तीसरा लिख देना फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करना, है ना? नेक्स्ट हो गया गुजरात का जो गरबा है उसे इंटेंजिबल हेरिटेज में लिखा गया है। यूनेस्को की एक लिस्ट होती है जिसे कहते हैं हम इंटेंजिबल लिस्ट। इंटेंजिबल मतलब जिसे आप टच नहीं कर सकते हो, उसे फ़ील कर सकते हो। जिसमें गुजरात का गरबा भी है, कालबेलिया डांस है आपका राजस्थान का, वो भी इसी में है यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में है। ठीक है? कौन-सी ऑर्गनाइज़ेशन ये टैग देती है, तो सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कौन-सी ऑर्गनाइज़ेशन ये टैग देती है, तो वो देती है आपकी यूनेस्को। कौन देती है? यूनेस्को देती है। गरबा को उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है और आपका अगर कोई पूछे कि कौन-सा कोई और डांस भी है क्या इसके अंदर? तो हाँ, कालबेलिया डांस है राजस्थान का, वो भी इसके अंदर आता है। उसके बाद बात आती है कि कौन से 3 कंट्रीब्यूशन है इसकी एजेंसी में। तो उसका मतलब ही यही है, कल्चरल ऑर्गनाइज़ेशन है। तो क्या है कल्चर को वो करना, हेरिटेज के बारे में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है हमारी या फिर जो भी हमारी जैसे हमारा मोइदम है असम में जैसे हमने इंक्लूड किया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो वो यही करते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट मेंटेन करते हैं, कल्चर मेंटेन करते हैं कंट्रीज़ के बीच में। एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, जैसे यूनेस्को जो है एजुकेशन को वो करता है ना? लिटरेचर को, मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिवेंट करने का जो है प्रिज़र्व करने का काम करता है, ये सब हो गया आपके यूनेस्को के काम, ठीक है? ये था आपका इससे आंसर। इस तरीके से आप लिख सकते हो, मेरी तरफ से यही था। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनली जुड़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना ताकि 30 मिनट्स पहले आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ठीक है? तो आप लोग मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हो, बी इट इंस्टा और बी इट लिंक्डइन और बी इट व्हाट्सऐप। ओके? थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। आप इस चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ 11th क्लास के लिए भी जो 10th के बाद 11th क्लास में भले ही जेईई, नीट, सीयूईटी या फिर आप अपना कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम या किसी की भी प्रिपरेशन करने वाले हो, सबके लिए यहाँ पे कुछ कंटेंट मिलेगा। बी इट मैथ्स, बी इट एप्टीट्यूड, बी इट क्वांट, बी इट जीएस, बी इट रीज़निंग एंड बी इट केमिस्ट्री एज़ वेल। केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं 11th-12th को और आपके 9th-10th को भी। 9th-10th, 11th-12th, सीयूईटी, नीट, जेईई